और नेक्स्ट अपन आज देखेंगे जून 2024, पहले नेशनल, इंटरनेशनल और फिर इकोनॉमिक। सबसे पहले देखते हैं नेशनल। ठीक है, नेशनल में ये है अपने MPATGM। ठीक है ना, इसके अंदर तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है ना, अब ये क्या है देखो, MPATGM, ये है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेबल मिसाइल। 3 टुकड़ों में बांटना है। सबसे पहले तो ये मैन पोर्टेबल, ठीक है, ये MPATGM याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन एक बार समझो, देखो मैन पोर्टेबल, एंटी टैंक और ये गाइडेड मिसाइल, तो 3 टुकड़े हो गए। एक तो मैन पोर्टेबल, दूसरा ये एंटी टैंक और तीसरा गाइडेड मिसाइल है ये, समझ रहे हो। तो मैन पोर्टेबल का तो क्या मतलब हो गया, इंसान अपने हाथ से कंधे पे उठा के इसको कहीं भी ले जाके रख सकता है। अभी अपन ने 2 एंटी टैंक मिसाइल देखी, एक तो अपन ने नाग देखी और एक अपन ने वो राष्ट्रकूट शासक के नाम से थी, अमोघ, है ना, मतलब अमोघ वर्ष तो ये अमोघ। ये दोनों जो है तो इनको व्हीकल के ऊपर ले जाना पड़ेगा, किसी ट्रक पे ऊपर रख के, और फिर उसको ले जाएंगे जहाँ पे फायर करना है। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये मैन पोर्टेबल है, ये इंसान ही ले जाके कहीं भी रख देगा और फिर रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किया और वो हो जाएगी। तो ये है एंटी टैंक, अपन समझ ही गए। अभी तक नाग थी, अमोघ थी, अब ये तीसरी आ गई, क्या, MPATGM, है ना, MP, मतलब इसको देखो, अब जैसे अपन, मैंने बताया 3 टुकड़े गए, MP मैन पोर्टेबल, AT एंटी टैंक और GM गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल क्या है, जैसे जैसे टारगेट मूव होगा उसको वैसे वैसे अपन गाइड करते जाएंगे, समझ रहे हो। अभी देखो क्या होता है, जैसे ये मतलब नेक्स्ट जनरेशन ये वेपन्स जैसे आ रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, GPS वाले अभी भी लगे हुए हैं। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, GPS में क्या होता है, जैसे जो टारगेट होता है ना, उस टारगेट से उसको फिक्स कर देते हैं अपन, तो वो जैसे टारगेट होता है वैसे वैसे वो वेपन मूव करता है। और ये अलग कैसे, यूजर जैसे चाहेगा वैसे वैसे उसको अलग कर देगा। अभी तक क्या है देखो, जैसे मान लो जैसे ये टारगेट 1 है, ठीक है, तो फायर कर दिया तो ये इस टारगेट को जाके हिट कर देगा, चाहे ये टारगेट कैसे ही मूव करे, लेकिन इसको हिट करेगा। अब हुआ क्या, क्योंकि अपन ने इस टारगेट को उससे फिक्स कर दिया कि जैसे जैसे मूव करता जाएगा अब मूव करता। अब आपको पता लगा, फायर करने के बाद पता लगा यार ये टारगेट 1 तो अपना नहीं था, ये गलत है। ठीक है ना, जो भी अपना निशाना था, जो भी व्यक्ति, वो इस टारगेट 2 के अंदर है। अब अपने तो कहा ये फिक्स हो रखा है, अब मिसाइल चाहिए, कोई बैठा हो इसके अंदर, सिविलियन बैठा हो। कल पर देखा था अपन ने वैभव अनिल काले, फायर करने के बाद पता लगा यार वो इस T1 में तो वैभव अनिल काले है, जिसको अपन को जैसे मान लो अपन अल बशीर को टारगेट कर रहे थे, वो तो T2 में है। अब मिसाइल तो फायर होगी, वो तो नो डाउट T1 जैसे जैसे मूव करेगा वो मिसाइल वैसे वैसे मूव हो जाएगी, लेकिन अपन उसको दूसरे टारगेट के ऊपर नहीं ले जा सकते। क्यों, वो गाइडेड मिसाइल नहीं है। गाइडेड मतलब क्या है, फायर होने के बाद अपन उसको टारगेट चेंज करा देंगे, लास्ट तक वो अपने कंट्रोल में है। ठीक है ना, कहने का मतलब वो टारगेट से बंधी हुई नहीं है, जिधर चाहो आप उसको ले जाओ। आपको लगता है कि नहीं T1 T2 भी उसको कहीं खाली एरिया में लेके जाना है, खाली एरिया में ले जाकर ब्लास्ट कर दो। और अभी क्या है, टारगेट फिक्स है, हाँ टारगेट मूव करेगा, हम मूव कराते रहेंगे उसको, ये चीज़ फर्क है ना देखो दोनों में। तो ये होती है गाइडेड मिसाइल। अभी क्या है, अब जैसे नाग अपन ने फायर कर दी, टैंक 1 है, टैंक 1 आपका टारगेट है, तो टैंक 1 कितना ही जाए, जब तक इसकी रेंज है जो भी उसकी 30-40 किलोमीटर, वो 30-40 किलोमीटर में T1 को छोड़ेगी ही नहीं, लेकिन उसको T1 से T2 पे अपन शिफ्ट नहीं कर सकते। इतनी सी उसमें लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन इन्होंने दूर कर दी, ये चीज़ है। ठीक है, और दूसरा जैसे आप देखोगे, एक अपन जैसे बार बार पढ़ते जा रहे हैं, अभी अगस्त वाले दर्पण में भी था कि इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग, कि स्वदेशीकरण हो रहा है ये रक्षा क्षेत्र के अंदर। मैंने बताया था ना बार बार कि इसरो, अपन यहाँ श्रीहरिकोटा देखते हैं नीचे, ये इसरो है, ठीक है, ऊपर उड़ीसा में अपन देखते हैं व्हीलर आइलैंड, वो DRDO है, समझ रहे हो। तो ये रक्षा उत्पाद ये बनाता है जो अपन जैसे ये देख रहे हैं। तितल दुर्ग देखा अपन ने, एरोनॉटिकल हवाई, वो नागास्त्र हवाई ड्रोन, वो यहाँ चित्रदुर्ग कर्नाटक में टेस्ट हुआ। तो ऐसे ही जो रक्षा है ना, इस भाई इसरो में अपन सैटेलाइट छोड़ते हैं, 35,000 किलोमीटर तक तो ऊपर जाके इनसाइड छोड़ रहे हो, और आज से नहीं, पता नहीं कितने दशक हो गए, ये 69 के अंदर स्थापना है इसरो की, और तब से झंडे गाड़े जा रहे हैं। लेकिन ये रक्षा के अंदर छोटी सी बंदूक तुमको खरीदनी पड़ती है बाहर से, है AK-47 का आज भी मेजोरिटी ऑफ पोर्शन आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो कहने का मतलब रक्षा क्षेत्र में अपन आज भी आत्मनिर्भर नहीं है। अभी अपन पढ़ेंगे कि वेपन का इंडेक्स आएगा, कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है, उसमें भारत का नाम है, बेचने वाले अमेरिका है। तो वो नो डाउट वहाँ की लॉबी है, वहाँ अमेरिका की लॉबी तो यही चाहती है कि यार युद्ध होते रहे, ईरान से साथ होता रहा, इजराइल लड़ता रहे फिलिस्तीन से, युद्ध करेगा तभी तो हमारे हथियार बारूद वहाँ जाके बिकेंगे, नहीं तो बिकेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। लेकिन भारत ये चाहता है कि एक तो युद्ध नहीं, और दूसरा कि अगर विपन हम जरूरत है तो हम खुद ही बनाएं। तो ये इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने काफ़ी देखा भी था
वो मैंने पढ़ाया था, वो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो हालांकि सोलर पैनल्स वगैरह में थे, लेकिन उसमें अगला पॉइंट था ये रक्षा उत्पादों का स्वदेशीकरण, है ना। तो ये उसी दिशा के अंदर अपन आगे बढ़ रहे हैं। और अगस्त वाले में प्राण देखा ही था, देखो अपन ने, ये पुष्पक था, पी से पुष्पक, ठीक है। मैंने बताया था कि ये क्या है, ये फूल नहीं बरसाएगा, रीयूजेबल एंट्री, ये वही रक्षा में आ रहा है। और मिसाइल में इधर भी है इसरो में, लेकिन मिसाइल में भी काम आएगा। आर से अपन ने क्या देखा, रुद्र देखा था, वही एयर टू सरफेस। फिर ए से अपन ने क्या देखा, ए क्या था इसके अंदर, अग्निबाण, ये स्काई रूट, ये तो हैदराबाद वाला फर्स्ट, ये अग्निबाण सेकंड प्राइवेट चेन्नई, अग्निकुल, अग्निबाण, धनुष प्राइवेट आइलैंड, 3D प्रिंटेड, सेमी क्रायोजेनिक। अभी तक क्रायोजेनिक यूज करते थे, वो उससे भी आगे बढ़ा है, सेमी क्रायोजेनिक। मन चाहेगा जब वो सेमी क्रायोजेनिक कर लेंगे, मन चाहेगा जब उसको गैस के अंदर ले आएंगे, ऐसे। और एन से का नागास्त्र है, सुसाइडल ड्रोन, जाके सीधा दुश्मन को टारगेट करेगा ड्रोन, ये। तो ये सब क्या है, ये वो रक्षा उत्पादों का इंडियनाइजेशन है। तो ऐसे इसको पकड़ के चलो, ये लंबा चलेगा ये कॉन्सेप्ट, है ना, रक्षा उत्पादों में। तो ये आया, नीति आयोग ने बोला यार सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, सेल्फ अपने ही नहीं छोड़ रहे, दूसरे देशों को भी छोड़ रहे हैं। अमेरिका तक का सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट अपन जैसे छोड़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आ रहा है, सैटेलाइजेशन। ये सब स्काई रूट हुआ, ये अग्निकुल है, ये सारे ये है क्या, वो इसरो के मिनी इसरो, स्पेस एक्स है इंडिया की एक तरह से ये। तो DRDO का लेकिन नहीं अभी आया विकल्प, तो अब इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। FDI भी लागू हो रहा है इसके अंदर, प्राइवेट सेक्टर्स को भी धीरे धीरे ला रहे हैं, ऐसे, है ना। तो सारा उसमें पढ़ना ही है। टेस्ट साइट अपने पोखरण है ही, राजस्थान, आसानी से कहीं भी ले जाए जा सकते, ये है पोर्टेबल, ठीक है। इसमें क्या है, ये हीट से लेस। तो देखो हीट क्या है, HEAT, क्या है, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक हथियार, है ना, बख्तरबंद, मतलब टैंक जैसे जो होता है, तो उसकी नॉर्मल थिकनेस होती है 15 से 20 mm, मतलब जो शीट होती है उसकी इतनी, 15-20 mm कितनी हुई, ये इतनी मोटी, समझ रहे हो। तो इसको भेदना, इसके लिए ये जरूरी है। दूसरा, DRDO विकसित कर रहा है, अभी व्हीलर आइलैंड बताया अपने, है ना, ये साइड ध्यान रहनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं कि अपन श्रीहरिकोटा बोलते हैं, अरे श्रीहरिकोटा तो है, पता है, लेकिन वो किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, क्या वो DRDO है, क्या वो इसरो है, क्या वो CSIR है, किससे रिलेटेड है श्रीहरिकोटा, इसरो से रिलेटेड। यूँ आगे बढ़ो चीज़ों से। विल रिप्लेस, ये देखो अभी अपने पास क्या है, ये किन, फ्रांस से अपन को मिलन 2T मिसाइल है अपने पास, रूस से ये क्राकरस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब ये देखो अपन बाहर से लेते थे ना, अभी मैंने बैठते बताया था इंडियनाइजेशन, इनको खरीदने के लिए डॉलर देना पड़ता है, फिर वो फॉरेन एक्सचेंज अपने नेगेटिव जाता है, फिर वो चालू खाता घटा होता है, फिर वो IMF बोलता है तुम क्या कर रहे हो, है ना। अब लेकिन ये भी जरूरी है, अगर इनको नहीं बनाएंगे हम, फिर दिक्कत हो जाएगी। कॉमन सेंस ये है कि सर क्या जरूरत है, अपन तो भारत तो वही है जिसने बुद्ध दी है ना, वो बात तो सही है, लेकिन अच्छी बाढ़, मजबूत बाढ़ अच्छे पड़ोसी बनाती है। ये क्वेश्चन आया, ऐसे आया कि मजबूत बाढ़ जो होती है ना, मतलब फेंसिंग जो होती है, वो अच्छे पड़ोसी बनाती है, अच्छे पड़ोसी। तो ये बाढ़ ही तो है, मेरा खेत है, अगर बाढ़ नहीं लगाऊंगा तो पशु आ जाएंगे, ऐसे ही मेरा देश है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं सिक्योर करूंगा तो दुश्मन आ जाएगा। मेरा इस एयर स्पेस जो है, अगर मैं उसको नहीं रखूंगा तो कोई मार जाएगा। आज आयरन डोम इसराइल के पास नहीं होता था तो उसका अस्तित्व ही नहीं होता। तो ये वही है सारे अपने देशों में, समझ रहे हो। इसलिए दोनों चीज़ जरूरी है, गरीबी मिटाना भी जरूरी है और ये रक्षा करना भी देश की जरूरी है। डिटरेंट का काम करती है, एक दूसरे को डराती है। तो इंडिया की जितनी भी डिफेंस पॉलिसी है डिटरेंट है, हम डराते हैं, ठीक है। किसी के पास अपन बंदूक देते तो डर लगता है अपने को, ऐसी पाकिस्तान कभी हमला करेगा तो 3 बार सोचेगा, कोई भी दुश्मन, पाकिस्तान कोई भी दुश्मन का नहीं हो। तो ये उस दिशा के अंदर अपन है, ऐसी दिशा में सोचना है इसको, है ना। ये न्यूज़ करंट वाली जैसे ही ये अपन को तभी मदद करती है जब अपन को इनको यूज़ करना आता हो, और वो यूज़ करना कैसे सीखोगे, जब क्वेश्चन देखोगे। दूसरी न्यूज़ है तेजस मार्क 1A। अब देखो इसमें ये तेजस का ये नया मॉडल है ना, मार्क 1 है। जैसे अपन ने मोदी 3.0 देखा 18वीं लोकसभा, ऐसे ये तेजस का नया मॉडल है। तो सर फिर तेजस क्या था, तेजस सबसे पहले ये याद करो, ये कहता हल्का लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान, इसका मतलब सर ये चीज़ अलग हो गई, ये हल्का अलग हो गई। भाई लड़ाकू विमान तो अपने पास पहले भी था, मिग है कि नहीं है, मिग। ये अब ये धीरे धीरे ये मिग को ही रिप्लेस किया जा रहा है। ये पहले हल्का था ना, देखो ये हल्के का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को अपन हल्का क्यों रखते हैं, हाइट पे ज़्यादा जा सके, हैं। नॉर्मल हाइट होती है इनकी 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई, एल्टीट्यूड पर जो जाते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा ऊंचा जाने के लिए सर अब इसमें है कि सीधी सी बात है, वो मिसाइल का लोड कम करना पड़ेगा। भाई अपन मैन्युफैक्चरिंग तो हल्की कर ही नहीं सकते ना, नहीं तो ऊपर तो ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे जाएगा तो वही कार्बन लाइन
फिर वहीं से आउटर स्पेस चालू और वहीं पर ग्रेसेंट चालू होता है। अपने गैसेज हैं ऊपर एनवायरनमेंट में पढ़ते ही हैं पूरा अपन, वो पूरा एटमॉस्फेयर का चार्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैसेज जो हैं आर्गन, हीलियम, उनसे वो फ्रिक्शन होता है तो वो खराब हो सकता है और जल सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो कोई ला ही नहीं सकते। बस ये है 5 मिसाइल लेके जाता था उसकी जगह 1 ले जाता है। अब लेकिन मान लो 1 फायर करी अपन ने और काम नहीं बना, दूसरी फायर करनी पड़ी, तो फिर तो तेजस किसी काम का नहीं है ना। क्या मतलब निकला? तो फिर इसका मतलब इसको थोड़ा सा मजबूत बनाओ कि इसमें लोड कैपेसिटी बनाओ, इसके पंखों में और जान डालो, जैसे कि पहले 1 लेके जाता था मिसाइल, अब 4 मिसाइल लेके जाए। ठीक है, अब मिसाइल कैसी लेके जाएगा? अपने जेड पड़ा था, तो ये तो या तो हवा से हवा में मार करेगा, तो ये अपने पास अस्त्र चाहिए, या ये हवा से जमीन में मार करेगा ऐसे नीचे, तो अपन को रुद्र चाहिए। तो ऐसा करो, एक तरफ तो लगा दो अस्त्र और एक तरफ लगा दो रुद्र। अब जैसा टारगेट रहेगा वैसा हम काम करेंगे। तो इसलिए इसके उन्नत संस्करण बन रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये तेजस तो क्या था, हल्का लड़ाकू विमान था। अब जैसे ये तेजस के जो उन्नत संस्करण है, ये कंपेरेटिवली भारी है। भारी क्यों? जिससे कि लोड ले जा सके ज़्यादा। अभी अपन जैसे एंटी टैंक मिसाइल देख रहे हैं, तो एंटी टैंक मिसाइल्स की क्या खास बात होती है, ये कैसे भी दाग सकते हो भाई, सीधी सी बात है। टैंक चलेगा जमीन पे, टैंक तोड़ेगा नहीं ना हवा में, टैंक तो जमीन पे ही चलेगा। अब जैसे क्या है, अगर अपन को जमीन से टारगेट करना है तो अपन नाग छोड़ सकते हैं, अमोघ छोड़ सकते हैं। और अभी अपन ने क्या पढ़ा था, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये भी छोड़ सकते हैं। अब अपन को पता चला कि यार टैंक जो दुर्गम क्षेत्र में है, अब जैसे लद्दाख क्षेत्र में जैसे चीन क्या करता है कि प्लेन से टैंक उतार दिया उसने। अब लद्दाख में वो पहाड़ी के बीच में वो टैंक है, बीच में पहाड़ी है? और इधर अपना जो चसूल एयरबेस है, इधर चीन का एयरबेस है। अब क्या है, टैंक तो यहाँ मूव कर रहा है, अपना टैंक जो है अपन को नाग यहाँ से छोड़नी है, बीच में तो पहाड़ है, वो कहाँ से उसको अपन तो पहली बात तो देख ही नहीं पा रहे, जीपीएस लोकेशन तो बाद में डालेंगे, पहले दिखे तो सही ना टारगेट कहाँ है। तो अब जरूरत ये है कि सर ये हवा से जो है ना, मतलब इस नाग मिसाइल को अपन हवा से छोड़ें, मतलब प्लेन से छोड़ा जाए ये। तो ये जो अपन बना रहे हैं ये तेजस मार्क 1, इसमें क्या है, वही नाग मिसाइल अपन ले गए, है एंटी टैंक की, लेकिन नाग को अपन जमीन से भी छोड़ सकते हैं और नाग को अपन आकाश से भी छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि एंटी टैंक का तो सरफेस टू सरफेस तो ये लास्ट तो अपन यूँ लिखते हैं ना, ये मतलब ये सरफेस टू सरफेस भी मार कर सकती है नाग, ये एयर टू सरफेस भी मार कर सकती है कि भाई छोड़ दिया अपन ने, तेजस मार्क 1 से छोड़ा और वो नाग ने। बस नाग का क्वेश्चन ये नहीं आता है कि ये सरफेस टू सरफेस है, एयर टू सरफेस, ये एंटी टैंक मिसाइल है, ये कैसे भी छोड़ सकते हैं। सतह पे दिख रहा है अपन को, पोखरण के अंदर तो मैदानी क्षेत्र दिख रहा है अपन को, वो रहा टैंक, सतह से छोड़ दी मैंने नाग। चसूल एयरबेस लेके गए, लद्दाख में लड़ाई करनी है तो मैंने नाग छोड़ दिया आज मार्क 1 से, ऐसे तेजस मार्क 1 से। लेकिन नाग, अमोघ और ये MP ATGM का जो क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि भारत की कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। उनका ये नहीं पूछा जाता है सरफेस टू सरफेस है, एयर टू सरफेस है। वो तो जैसा काम करेगा, सरफेस टू सरफेस छोड़ना है सरफेस टू सरफेस छोड़ देंगे, एयर टू सरफेस है तो लोड कर देंगे हम, रुद्र को लोड कर देंगे, अस्त्र को लोड, मतलब जो अपने अमोघ और नाग है इसको लोड कर देंगे, तेजस मार्क 1 के अंदर काम करेगी एंटी टैंक, क्योंकि इनमें अंदर मारक क्षमता इनकी ज़्यादा होती है, पेचीदी, मतलब पेचीदगी से भेज सकती हैं मोटी शीट को। ठीक है, और विकसित कौन कर रहा है भाई? हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, देखा ही अपन ने, जो इसमें आया ही था अपने दिसंबर वाले दर्पण के अंदर, महारथन बनाई। और कौन सा महारथन है गिनती में, क्या लिखूं? 1440, अभी तक टोटल 14 है, मतलब दिसंबर 2024 तक महारथन नवरत्न मिनीरत्न 3 कैटेगरी है। तो ये हाल अभी लेटेस्ट जुड़ा है, दिसंबर 2024 वाली दर्पण में अपन ने चर्चा करी हुई है। ठीक है, ये फिर क्या है, ये देखो तेजस का क्वेश्चन आया हुआ था, ये कैसा है, ये क्या है, ये हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आया हुआ था, अब इसका अपन नया वर्जन देख रहे हैं तो वो ध्यान रखो, वही रक्षा उत्पाद है, DRDO है, स्वदेशीकरण हो रहा है, ये देख लो होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं PhD में प्रवेश नेट के जरिए होगा, है ना। तो ये क्या था, जैसे ये देखो, ये PhD कोई करता क्यों है, PhD का सीधा सा मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब आप एक गौर करो, अपन ने जैसे वो रैंकिंग पढ़ी थी, वो इक्वाक्वा साइमंड, ठीक है, उसके अंदर अपन ने आया था कि वो बता रहा था कि वो विश्व के 1500 टॉप इंस्टीट्यूशन लिए, उसमें भारत के सिर्फ 46% ही, मतलब 46 थे, जो कि मात्र 3% है पूरे विश्व का, समझ रहे हो। और ये तो टॉप हैं, टॉप जो इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया के, वो सिर्फ 1500 में सिर्फ 46 हैं, और
पूरे विश्व के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आज अपन भारत कोशिश कर रहा है क्या विश्व गुरु बनने की। अब इसके दो आयाम है, एक का जमाना था जब ये 3% है ना, तो सिर्फ 3 ही यूनिवर्सिटियाँ हमारे पास थी, नालंदा थी, विक्रमशिला थी और तक्षशिला थी। तक्षशिला इधर अपने पेशावर पाकिस्तान, नालंदा और विक्रमशिला ये अपने बिहार में, ठीक है। आज बिहार में ये दोनों, नालंदा विक्रमशिला। कहाँ 3 थी और आज 3% है अपने पास, देख लो विडम्बना, है ना। लेकिन इन 3% के बलबूते आज भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरे क्या होता है, अब ये जैसे पीएचडी, ठीक है, तो भारत के अंदर क्यों पीछे है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम है। आज जैसे अपन ने पढ़ा था, इसी लिस्ट में अगर अपन टॉप की बात करें तो मैंने आपको यूएसए का एक क्लू बताया था कि मिटाना हार्ड है येलो कलर को स्टोन से, है ना, मिटाना, है ना, मिटाना हार्ड है, ठीक है, किसको, येलो कलर को, किससे, स्टोन से, ये क्लू था वो, ठीक है। तो मिटाना से क्या था, एमआईटी था, हार्ड क्या है, ये हार्वर्ड है, हार्वर्ड, ठीक है, येलो क्या है, वो येल यूनिवर्सिटी है, और स्टोन क्या है, ये स्टोनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये यूएसए की है। और ब्रिटेन की याद कराई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, ओ से है ऑक्सफोर्ड, सी से है कैम्ब्रिज, और एक इंपीरियल कॉलेज था उसके अंदर, है ना। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आज ये क्यों है सिरमौर, सिर्फ इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण। आज अपन जैसे गूगल देखते हैं, ठीक है, कहाँ से उपजा हुआ, ये मैसाचुसेट्स आईटी से उपजे हुए, एमआईटी से। क्या वहाँ छोटा सा प्रोजेक्ट था भाई। पीएचडी में क्या होता है, कोई आपको टॉपिक लेते हो, उस पर रिसर्च करते हो, अपनी फाइंडिंग देते हो, तो उसका छोटा सा रिसर्च, वो लेरी पेज और सर्कबिन को यही प्रोजेक्ट मिला कि यार कोई वेबसाइट ढूंढनी है, तो वो कैसे ढूंढे, फटाफट से मिल जाए, बस उनका उन्होंने वो प्रोजेक्ट लिया, फंडिंग ली सरकार से, और उस पर रिसर्च को आगे बढ़ाया, और आज गूगल अपने सामने आ गया। समझ रहे हो, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी वेब पेज हैं, गूगल से सिंप्लीफाइड वेब पेज कोई नहीं है आज की तारीख में, और गूगल से कॉम्प्लेक्स वेब पेज कोई नहीं है। अब देख लो आप, अपन कोई भी जैसे खोले तो दुनिया भर के उसमें ऐड आए, लोडिंग में टाइम लगा, सबसे कम लोडिंग टाइम है आज भी गूगल का, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट आज भी अपन को तो सिर्फ फ्रंट पेज ही दिखता है, नीचे वो रिजल्ट्स के पेज खुलते हैं, आप उसमें देखो, और फिर करीबन ऑन एवरेज खुलते हैं 600-700 मतलब पेजेस, वो लिंक जैसे देता है, और नीचे आप जैसे टाइम देखोगे ना तो यूँ आता है ये सेकंड्स, मतलब 5 सेकंड्स, ये 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड का भी कितना 0.0005 सेकंड्स के अंदर ये मैंने दिए। तो सिंप्लिसिटी भी देख लो और कॉम्प्लेक्स भी देख लो, डेवलपमेंट मतलब रिजल्ट किसका है, इस R&D का है। आज अपन इंटरनेट देखते हैं www, ठीक है, तो बर्नस ली था, उनका प्रोजेक्ट था ये कि यार मेरे को किसी से कांटेक्ट करना है, तो कैसे करूं मैं, तो उन्होंने देखा पहले ये कि यूनिवर्सिटी है ना, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही सारे जो कंप्यूटर्स हैं इनको अपन जोड़ते हैं, एक कंप्यूटर से डेटा लेना है तो जोड़ा, फिर चलो ठीक है देख ले। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, मैं एक कंप्यूटर है लॉस एंजलिस में, उसका डेटा मैं शेयर करता हूँ, तो वो हुआ। तो उन्होंने देखा यार जब ये ऐसे हो सकता है, तो चलो अब एक कंप्यूटर है जो कि मॉस्को के अंदर, उसका डेटा मैं लेता हूँ, वो हो गया, कनेक्टिविटी बन गई। तो धीरे 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 www वर्ल्ड वाइड वेब नहीं बन गया, था तो प्रोजेक्ट ही ना, लेकिन R&D से वो आगे बढ़ा। ऐसे इंडिया में ये चीज़ नहीं है। आज भी आप PhD जैसे जाके देखो, वो जाएंगे, किसी का पुराने का थीसिस उठाया, ठीक है, उसमें तो आंकड़े चेंज किए, उसने 1990 के थे, चेंज कर दिए 2013 का, उसमें 2024 का कर दिया लेटेस्ट। क्या कर रहे हो सर, मैं तो PhD कर रहा हूँ, मुझे तो बस वो डॉक्टर लगाना नाम के आगे, लेना देना कुछ भी नहीं। ये है ये 3%, ये इधर जा रहे हैं अपन, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आता है, जैसे भारत कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा, बार बार कह रहे हैं ना, क्या कहते हैं 2047 तक अपन बनेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसको आगे ले जाना पड़ेगा, R&D। बातों से नहीं बनते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। जब तक वो 3% नहीं होगा, 30% अपन नहीं बढ़ सकते। हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं अपन 2% पूरे GDP का है, लोग बीमार हैं, और अपन बात करने में, अरे देखो तो सही पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपन कहाँ है, करप्शन इंडेक्स देख ही रहे हैं अपन, बार बार भुखमरी में अपन कहाँ है, उस पर काम करो तब आगे हो। ऐसे ध्यान रखना है इस चीज़ों को, है ना, यूँ। फिर नेक्स्ट अपन देखो, अभी बात कर ही रहे थे, ये QS रैंकिंग, क्वाक रैली असाइनमेंट काफ़ी बार देख ही चुके हैं, लेकिन ये यहाँ इस बार अलग कैसे है। देखो क्वाक रैली असाइनमेंट लंदन इंस्टीट्यूट है, उच्च शिक्षा से, लेकिन यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आई है इस बार। पहले क्या था, पहले इंस्टीट्यूशंस की थी, अलग अलग अपन देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कैसे, जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में देखें तो ये IIT बॉम्बे है अपना, इंडिया की लिस्ट है, सिरमौर इंस्टीट्यूट्स हैं। मैनेजमेंट में अपन देखें तो IIM अहमदाबाद, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेडिसिन के अंदर IIM दिल्ली, ठीक है। ये है अपने नेचुरल साइंस ऐसे मतलब साइंस, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1909, ठीक है, देखा था अपन, जमशेदजी टाटा, स्वामी विवेकानंद जापान से लौट रहे थे जहाज पे, बताई थी दिसंबर 2024 दर्पण डिटेल में। सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट IIT दिल्ली।
अब देखो आप इसमें क्या है, एक चीज़ समझो इसके अंदर आप जैसे जो वैरायटी है ना, गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में कैसे कैसे फूल लगे हैं वो देखो। इंजीनियरिंग आ गया, ठीक है, मैनेजमेंट आ गया, MBA, आर्ट आ गया, ह्यूमैनिटीज आ गया, आर्ट एंड कल्चर, मेडिसिन आ गया। अब देखो इंजीनियरिंग देश को कौन कौन आगे बढ़ाता है, इंजीनियरिंग आगे बढ़ाएगा, ठीक है। मेडिसिन, मेडिसिन में अपने इंस्टीट्यूट हो गए, AMC आगे बढ़ाएगा। मैनेजमेंट, कैसे संसाधनों का बेहतर उपयोग। MBA, आर्ट, कि कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है, इंसान के लिए ही तो है सब कुछ, इंसान ही नहीं तो फिर कौन क्या। ऐसे तो ये ऐसे देश बनता है विकसित। हर दिशा में काम करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग को भी आगे बढ़ाना है, मेडिसिन को भी आगे बढ़ाना है, मैनेजमेंट को आगे बढ़ाना, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को भी आगे बढ़ाना। कई बार पढ़ते हैं आर्ट्स पढ़ के क्या करना है स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग पढ़ाओ। अरे इंजीनियरिंग पढ़ाओ, वो मशीन बनेगा, समझ रहे हो, रोबोट नहीं बनाने, इंसान बनाने। तो उनको हिस्ट्री भी पढ़ाओ, उनको साहित्य भी पढ़ाओ, जिससे एक वो इंसान होता क्या है, जिसको अपन बोलते हैं वो जीवन की रसता को समझे, नीरस नहीं बने उसका जीवन। मशीन तो नीरस है ना, उसको गुस्सा आता ना प्रेम आता, कुछ नहीं आता मशीन को, तो या तो वो चलती है खराब होती है, दो ही काम होते हैं, जबकि इंसान ऐसा नहीं है। तो इसलिए आर्ट्स जरूरी है। आर्ट्स में अपने इंस्टीट्यूट से आ गए, IIT दिल्ली। नेचुरल साइंस देख लो, नेचुरल साइंस का मतलब क्या है कि प्रकृति में जो घटनाएं प्राकृतिक रूप से हो रही हैं उनका प्रयोग लेते हुए आगे बढ़ना। कोल मिला, अपन को नेचुरल मिल रहा था, आयरन और मिट्टी के अंदर था, हमने उस मिट्टी में से प्राकृतिक रूप से आयरन को निकाला और उसको फर्नेस में डाला और आगे उससे धातु बनाई। ये है नेचुरल साइंस, ऐसे, ठीक है। नेचुरल साइंस को योगा मत कर देना आप कहीं। ये चीज़ें हैं सारी, ये सब्जेक्ट वाइज है। इंस्टीट्यूशन वाइज तो अभी बताया था, मिटाना हार्ड है, येलो कलर को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऐसे सारे और इंडिया की वजह से बताए रखे हैं, और इंडिया की यहाँ और आ गए, आगे सारे, ठीक है ना। ये IAS से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। 1909 जमशेदजी टाटा, और टाटा का मैंने पेरेंट ट्री बताया था आपको, है ना। उस पेरेंट ट्री को देखो, ध्यान रखो, है ना, इसके जैसे गूगल में जैसे डालो, और उस पेरेंट ट्री का हमेशा अपने सामने रहना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ। अब तो ये वाली जो न्यूज़ पहले आपने देखी थी, वो जगजीत अरोड़ा और कैप्टन नियाजी, वो मेजर जनरल नियाजी, तो ये वो बांग्लादेश वाली थी, मुक्ति संग्राम 16 दिसंबर। तो इसमें जो तारीख थी ना, कौन सी, 25 मार्च 1971, सिटीजनशिप जो अपन दे रहे हैं, ये वो है ना। तो इसमें तो देखो, टाटा पेरेंट ट्री डालो गूगल में, टाटा पेरेंट और ट्री ऑफ टाटा फैमिली, ये लेना। ये है जमशेदजी टाटा। है, हाँ यार फातिमा, वारसी देखो, ये है अपने टाटा पर एंट्री, है ना। तो इसमें जैसे देखो, जैसे मेन है, जैसे सबसे ऊपर अपन बात करें, जैसे ये है जमशेदजी टाटा, समझ लो। तो जो टिस्को की स्थापना है 1907 ये, और जमशेदपुर झारखंड इन्हीं के पीछे है, ठीक है। टिस्को टाटा आयरन स्टील जो अपन देख रहे हैं 1907, फिर अभी अपन ने देखा 1909, ये जो देख रहे थे अपन IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है ना, जमशेदजी टाटा। फिर जमशेदजी के आगे अपन देखते हैं तो दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा, ये ये आ गया, जे से जमशेदजी और डी से ये दोराबजी, ठीक है। फिर सिमोन टाटा, नवल टाटा, फिर ये आते देखो JRD टाटा, ये है वो फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया, 1932 आया था, KBC बताया था, कराची से बम्बई लाए, फिर चेन्नई तक ले गए थे, प्लेन उड़ा के लाए थे खुद। ये JRD टाटा, टाटा एयरलाइंस की जो अपन ने शुरुआत बताई थी, उसमें पढ़ा था विस्तारा में, विस्तारा का विलय हुआ एयर इंडिया के अंदर, ठीक है, ठीक है। ये अब देखो JRD टाटा अपन देखते हैं ना, ये आ रहा है JRD, ये आ रहा है, तो मतलब ये पूरे फोर फादर्स के नाम है, इनके नाम है। तो जे से जमशेद जी, R से ये रतन जी, और D से ये दोराब जी। तो JRD टाटा, ये जमशेद जी, रतन जी, दादा भाई बोल देते हैं या दोराब जी बोल देते हैं, ये वो है दोराब जी, समझ रहे हो। तो ये ऐसे हैं। फिर अपन जैसे आगे स्ट्रीम में तो मत जाओ, लेकिन नाम पकड़ो, जैसे ये रतन टाटा है भी जो लेटेस्ट ही जो एक्सपायर हुआ अपन ने देखा, तो ये समझ गए, ऐसे इसमें
हाँ नहीं, वो आप पढ़ेंगे, अब इसी जनवरी वाले दर्पण में आएगा, ठीक है ना। ये है। फिर और जैसे इस पेरेंटर को अलग अलग से देख लो, एक में आपको जिन्ना मिलेंगे, उनकी वाइफ पर्शियन, ऐसे, ठीक है। तो ये टाटा परिवार है और ये पर्शियन है, पर्सिया, ठीक है। पर्सिया मतलब ये ईरान, ये फोर फादर्स ईरान से भारत आए हुए, ठीक है। और पर्शियन, और ये दूसरी अपन वैसे कम्युनिटी वाइज देखें तो ये सिया कम्युनिटी है। पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो अपन दो कम्युनिटीज़ के अंदर देखते हैं, एक तो होता है सुन्नी और दूसरा होते हैं सिया, ठीक है। सुन्नी क्या है, सिया पहले देखते हैं, सिया क्या है, सिया ये ईरान से निकले हैं, ठीक है। और सुन्नी जो है अदर जो अपन इस्लामिक कंट्रीज देखते हैं, जितनी भी अरब देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, सब जितने भी अपन देखते हैं, इराक, वो सब सुन्नी। अपने जो मुगल्स थे इंडिया में वो ये सारे सुन्नी थे। दिल्ली सल्तनत वाले देखते हैं, नो डाउट उनमें अलग अलग अपन गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोग देखते हैं, लेकिन वो सारे सुन्नी डायनेस्टी थे, सिया ही है सर। इसके अलावा जैसे अपन पेंट्री में अपन देख दादाभाई नौरोजी हैं, आज जैसे वर्तमान देखें तो बोमई ईरानी है, और को पर्शियंस नाम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आज भी जैसे अपन सुनते हैं, तो सारे यही। साइरस मिस्त्री भी इसमें टाटा ट्री में नहीं आते, लेकिन पर्शियन फैमिली में वो आते हैं, ठीक है ना, जो मतलब सोपा था लेकिन फिर वो अलग रहे, समझ गए। तो ऐसे टाटा ट्री है, इसका जैसे नाम आप जैसे बना लो, शक्लें तो आपको याद रह जाएंगी चेहरे, और नाम बना लो सारे, तो ये ध्यान रहेगा। और अपने जैसे आपने नाम सुना ही होगा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का, हिंदुस्तान, ठीक है, वो पर्शियंस की खड़ी करी हुई कंपनी, और उसका हेडक्वार्टर था पहले ईरान में, फिर ईरान से उसको शिफ्ट कर दिया जब ईरान के अंदर 1979 के आसपास वहाँ रिवोल्यूशन हुआ, ईरानियन रिवोल्यूशन, ईरानियन रिवोल्यूशन। ये देखो, ये है ना, ये ईरानियन इस्लामिक रिवोल्यूशन जो हुआ 1979 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अपन जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे देखते हैं। तो द ईरानियन रिवोल्यूशन आल्सो नोन एज द 1979 रिवोल्यूशन वाज, और द इस्लामिक रिवोल्यूशन ऑफ 1979 वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट कल्मिनेटेड इन द ओवरथ्रो ऑफ पहलवाई डायनेस्टी। यार है ना, PHL अवाई, पहलवाई डायनेस्टी मतलब रिलीजियस डायनेस्टी। फिर उसके बाद ये खमनोई जैसे सीन के अंदर है, सर्वोच्च धार्मिक नेता ईरान में। अपन ने जो डेथ में पढ़ा था वो तो इब्राहिम रईसी था, फिर पजेशियन बने, कैस्पियन सागर पढ़ा, एल्बुस पर्वत, ईरान कैस्पियन सागर से अजरबैजान, कैस्पियन सागर, एल्बुस पर्वत आ रहे थे। ये सर्वोच्च धार्मिक नेता है आज भी ईरान के अंदर ऐसे, और फिर वहाँ राष्ट्रपति अलग है। तो ये ईरानियन रिवोल्यूशन है, ईरानी क्रांति बोलते हैं 1979। ओके, तो अपन ये इसके अंदर देखा, सारी चीज़ें चालू हुई थी, अपन देख रहे थे IISc, तो इसलिए मैंने दिखाया। तो ये पेरेंट्री ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, समझ गए। अब कहीं भी जैसे टाटा फैमिली आएगी तो मैं बताऊंगा वो कि जून का नेशनल देखो, जून के नेशनल में वीडियो देखो 25 टाइम लाइन में, 25 मिनट पे, ठीक है। तो ये क्वाका रैली रैंकिंग जो थी, क्वाकवाई रैली साइमंड। ओके, अब नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं जो है अपने, ये आएगी नेक्स्ट, तेजस हो गया, PhD हो, क्वाकवाई रैली साइमंड। हाँ, नेक्स्ट ये अपने है स्काई रूट, है ना, स्काई रूट एरोस्पेस, है ना। इसको जैसे आपको पढ़ना है ढंग से, तो पहले क्या करो, मेरे कहने से एक बार अगर आपने देख रखा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो अगस्त वाले में है, अगस्त में ही है, कौन सी दर्पण में देखो ना, अगस्त में शायद इसका वो अग्निबाण जहाँ पड़ा था, अगस्त में प्राण जहाँ पड़ा था, प्राण नहीं अक्टूबर में नहीं, कल ही तो देखिए यार, अगस्त में ना, अगस्त, कल का ही भूल गए, अग्निकुल, अग्निबाण, प्राण नहीं, आओ तो देखो ना, स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट नाम देखो पहले आप, हमारी जड़ें कहाँ है, स्काई में है, ये अर्थ रूट नहीं है, स्काई। तो स्काई के क्षेत्र में धीरे धीरे जड़ें जमा रहे हैं, है ना। तो स्काई का तो मतलब होता है आकाश, आकाश का मतलब होता है सैटेलाइट, मतलब इसरो। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है स्पेस क्षेत्र के अंदर। रॉकेट प्रक्षेपण, भारत की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है ये, जो रॉकेट से सैटेलाइट को लॉन्च करेगी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में। ये देखो प्रथम लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रथम। फिर इसमें नीचे करके लिख लो, सेकंड कौन सी लिखेंगे अपन, अग्निकुल, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर, ठीक है ना। ये चीज है, वो पढ़ी है अपन ने अगस्त वाली दर्पण में, तो इसलिए बता रहा हूँ वहाँ इन दोनों का तुलनात्मक रूप से अपन, चूंकि उल्टे चल रहे हैं ना, पहले दिसंबर, फिर नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, अब जून में आ गए, ऐसे उल्टे चल रहे हैं। फिर CEO इसके कौन है, पवन कुमार चंदा। रॉकेट का नाम है विक्रम इनके, वहां अपन ने नाम देखा था क्या, अग्निबाण, वो रॉकेट था। धनुष उसका आइलैंड था, प्राइवेट आइलैंड, जो उसने
उड़ीसा के अंदर लिया लॉन्चिंग के लिए, क्योंकि श्रीहरिकोटा में जगह नहीं है। यहाँ पे रॉकेट का नाम है विक्रम। विक्रम नाम क्यों रखा? विक्रम साराभाई के नाम से। विक्रम साराभाई कौन है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, है ना। और फादर ऑफ इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम कौन है? वो UR राव है। UR राव सैटेलाइट, विक्रम साराभाई स्पेस। इसलिए जो अपना हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर इसरो का, उसको अपन बोलते हैं इसरो हेडक्वार्टर, और विक्रम साराभाई हेडक्वार्टर, है ना। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ना VSCC, वो तिरुवनंतपुरम में, अपने तिरुवनंतपुरम केरला, जिसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम अपन देखते हैं, ये VSCC तिरुवनंतपुरम केरला है, ठीक है। बाकी एक अपन बेसिक जीके के अंदर फाइल पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू इसरो, उसके अंदर सारे आएंगे। वो लिक्विड प्रोपल्शन महेंद्रगिरी वो है, रिमोट सेंसिंग वाला, रिमोट सेंसिंग मतलब इंस्टीट्यूट जैसे जो वो तो अपने देहरादून है, और रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो हैदराबाद है। 3 सेंटर है रिमोट सेंसिंग में, तीनों हैदराबाद में ही है वो, ऐसे। फिर जो पेलोड कितना ये ले जा सकता है, पेलोड 83 kg ले जा सकता है ये रॉकेट। कितनी हाइट पे? 81 किलोमीटर। अब देखो 81 किलोमीटर है ना। अब आप देखो, कल अपन ने अगस्त के अंदर पढ़ी थी एक, मैंने बताया था ये कार्बन की जगह कार्बन कर दो, तो कार्बन लाइन थी, कार्बन लाइन वो 100 किलोमीटर के ऊपर चालू होती है ना। और अर्थ के अपन लेयर्स पढ़ते हैं, सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अंतरिक्ष चालू हो जाता है, बाह्य अंतरिक्ष कार्बन लाइन से। इसकी क्या है देखो, ये हाइट है 81 किलोमीटर, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट है ये, मतलब 100 किलोमीटर तक जो है ना, ये 100 किलोमीटर से इस तक जो नीचे नीचे है उसको अपन लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। इसी को कई जगह लिखा रहता है लियो ऑर्बिट, लियो का ना लो अर्थ ऑर्बिट। अपन ने पढ़ा था कि SSLV, भाई मेरे पास ट्रेन है GSLV, मेरे पास सर कार भी है 4 व्हीलर PSLV। अब सर पास में जाना है थोड़ी सी दूर, तो मैं ट्रेन से थोड़ी जाऊंगा, मैं कार से थोड़ी जाऊंगा, मेरे पास साइकिल भी चाहिए सर एक, तो हमने साइकिल भी बना ली SSLV। और थोड़ी दूर जाना है 100 किलोमीटर के दायरे में ही, नहीं जाना मेरे को 1200 किलोमीटर, PSLV की जरूरत नहीं है। नहीं जाना सर 35,000 किलोमीटर, GSLV की जरूरत नहीं है। अब मान लो जाना तो जाना 100 किलोमीटर ही, और इसके लिए PSLV छोड़ेंगे, तो PSLV तो अपने 2% एनर्जी नहीं लगी और इसमें आ गया, लेकिन वो रॉकेट रीयूजेबल नहीं, तो कितना नुकसान हो गया। तो ये लियो ऑर्बिट ऐसे काम में आ रहा है आजकल, ठीक है ना, ये इसलिए, ठीक है। तो ये इसलिए है देखो लियो ऑर्बिट, क्योंकि देखो ऊपर जो अपन सैटेलाइट छोड़ते हैं 35,000 किलोमीटर तक, वो सिर्फ इनसेट सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन में काम आते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन हुआ, TV कम्युनिकेशन हुआ, जैसे टाटा स्काई अपन देखते हैं, वो इनसेट से ही होता है, ठीक है। और ये सब किस में काम आ रहे हैं, ये जैसे क्या है, आज जैसे अपन क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से देखते हैं कि जहाँ बारिश नहीं हुई वहाँ बारिश हो रही है, जैसे दुबई अपन जैसे देखेंगे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जैसे वायनाड देखा है अपन ने, डिजास्टर देखा वो चोराबारी लेक, केदारनाथ, है कि नहीं। तो ये क्या आजकल ये क्लाइमेट चेंज के कारण ये लो अर्थ ऑर्बिट धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हुआ जा रहा है। अब जैसे अपन देखो, मैं बताऊँ, जैसे अपन प्रयागराज देख रहे हैं कुंभ, ठीक है, तो कुंभ के अंदर चलो ठीक है सर, आपने तो CCTV लगा दिया। अब CCTV, अरे तो CCTV लगा दिया तो वो तो वहां पहुंचने के बाद भीड़ का पता लगेगा। अब तुम्हें क्या पता है कि किस दिशा में से कितनी बसें आ रही हैं कुंभ में, तुम्हें पता है कि राजस्थान जयपुर से कितनी बसें निकली हैं, सर वो तो नहीं पता। तो फिर वो तो कुंभ में भीड़ आएगी तो पता लगेगा क्या। तो तुम तो पहले से तैयार रहो ना कि हाँ यार, जैसे दक्षिण में MP की तरफ से 10 बसेज आ रही हैं आज के दिन, संक्रांत वाले दिन, राजस्थान से इतनी आ रही है। ये पता कैसे चलेगा, जब अपन सैटेलाइट से उसको मॉनिटर करेंगे कि कितना रोड पे कितना ट्रैफिक है। आकाश में अपन CCTV थोड़ी लगा सकते हैं, तो ये आकाश के CCTV हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट्स में जो लग रहे हैं, उनके लिए चाहिए अपन को ये सब छोटे सैटेलाइट चाहिए जो लियो ऑर्बिट में काम करें। वहाँ लियो ही लिखा रहता है हिंदी में, ये लियो, तो लियो है लियो ऑर्बिट, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए सब जरूरी है। तो ये क्या है, अब जैसे मूवमेंट होएगा व्हीकल्स का, अच्छा यूपी की तरफ मतलब जैसे अपने प्रयाग में हो रहा है, ये इतनी गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं, तो अरे पहले भीड़ ज़्यादा है, तो उनको बाहर ही, जैसे यूपी का जैसे आगरा बॉर्डर अपने वहीं रोक दिया, और वहीं से फिर धीरे धीरे आपने, तो ये क्राउड मैनेजमेंट है धीरे धीरे धीरे, समझ रहे हो। तो ये सैटेलाइट क्या है, ये आकाश में लगे हुए CCTV कैमरा है, ये है, जिससे कि एक जगह क्राउड इकट्ठा नहीं हो, किसी भी तरह का जैसे आपको टेररिस्ट एक्टिविटी वो नहीं हो पाए, समझ गए, ये चीज़ें हैं। ये हो गया ऑर्बिट, अपन जैसे देख रहे हैं सब अर्थ ऑर्बिट अप टू 100 किलोमीटर, इसी को लियो बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब अर्थ अपन देख रहे हैं उसका लो, मतलब अर्थ के पास पास की तरफ, और काम करते हैं सारा रिमोट सेंसिंग। वैसे रिमोट सेंसिंग अपन देखते हैं जो PSLV से छोड़े जाते थे वो 1000 से 1200 किलोमीटर पे चलते हैं, है ना। लेकिन उसमें क्या है, उसमें जैसे आप वनों का ले लो, हैं बादल जैसे कहाँ छाए हुए हैं, वो सारे वेदर फोरकास्टिंग के काम आते हैं।
अपन को जैसे बताया जैसे पृथ्वी के और नज़दीक जैसे देखना है, जैसे व्हीकल्स का देखना है अपने को, ठीक है, तो ये सारा ऐसे आज जैसे ठीक है मोदी आए, जैसे राइजिंग राजस्थान था, अच्छा किधर रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक है, अब रोड पे ट्रैफिक आप ऊपर से देखोगे तो थोड़ी थोड़ी दिखाई देगा, वो तो काली काली रोड दिखाई देगी, थोड़ा जूम लाना पड़ेगा नीचे, तो ऐसा सैटेलाइट को थोड़ा लो अर्थ ऑर्बिट में रखो ना, जो क्लियर दिखता जाए अपने को, ये सब ठीक है। अब इसका दूसरा चरण जो है, जो अपन देख रहे हैं स्काई रूट का, ये कलाम 2-250 से करके इन्होंने अपनी सेकंड सीरीज जो है डेवलपमेंट की, इसकी जो ये रॉकेट विक्रम रॉकेट है, इसका दूसरा चरण अगले स्टेज में और लेके जाएंगे, वो कलाम 250। ये अगली स्टेज कैसे, जैसे अपन बोलते हैं सर मेरे पास एक गाड़ी थी वो सिर्फ 10 का एवरेज देती थी, आज सर मैं जैसे वो होंडा की आती रहती हैं अलग अलग, आज मैं लिया सर उसकी 80 किलोमीटर एवरेज है, बताओ। तो ये वही है, विक्रम दे रहा 10 किलोमीटर की एवरेज, ये दे रहे हैं 60 किलोमीटर की एवरेज, ये बोला उन्नत संस्करण, ये वो ऐसे है, ठीक है। अब देखो ये कैसे ध्यान रखना है, ये स्काई स्पेस अग्निकुल, क्योंकि ये बढ़ते हुए कदम है, और आने वाले जो 20 से 30 साल हैं उनके अंदर इसरो का नाम तो कम आएगा, और ये 3 नाम आप जबान पे चढ़ा लो। अब सबसे पहले तो क्या भाई, इसरो तो है ही यार, नो डाउट, ये तो मेन वृक्ष है, ये तो वो जमशेद जी टाटा है, लेकिन वो नीचे अभी देखे थे ना, नवल टाटा, रतन टाटा, जेड, उनके नाम सुन लो जो फ्यूचर में आएंगे। सबसे पहले तो नाम ये है अपने, क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस, SR स्काई रूट हैदराबाद, ठीक है। दूसरा अपन ने जो मैंने अगस्त में पढ़ाया क्या, अग्निकुल चेन्नई, है ना, इसको पूरा स्काई रूट याद मत रखो, शॉर्ट में याद रखो SR अग्निकुल, क्योंकि स्काई रूट बोलोगे तो जबान पे नहीं चढ़ेगा, दिमाग को जोर नहीं आया, SR में दिमाग को जोर, यार ये एस क्या है, ये है ये SR, ये वही शाहरुख खान SR है कि नहीं है, SR AK-47 अग्निकुल, ठीक है। फिर जो तीसरा नाम है अपने, वो है अपने इंडिया स्पेस, इंडिया स्पेस, न्यू इंडिया स्पेस, सॉरी न्यू इंडिया स्पेस, ये न्यू इंडिया स्पेस है ना, ये क्या है, अपन ने ये भी दिसंबर में देखा है, न्यू इंडिया स्पेस, न्यू इंडिया स्पेस, ठीक है, न्यू इंडिया स्पेस। ये 3 नाम है जो आने वाले 15 से 20 सालों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, नाम ये देख लो, मतलब आपको सुनने को मिलेगा, इसरो तो कमाएगा, ये ज्यादा आएंगे, क्योंकि ये भारत के स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स एलन मस्क अमेरिका, प्राइवेटाइज, ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, FDI पड़ोगे, अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI, इनमें आएगा पैसा, ठीक है। ये अब ये देखो क्या है, ये न्यू इंडिया स्पेस या न्यू स्पेस इंडिया, ये क्या है, ये इसरो की कॉमर्शियल यूनिट है, मैंने पहले बताया था, ये अपन दिसंबर में देखा, कॉमर्शियल इकाई है, कहने का मतलब आपको अपना सैटेलाइट छोड़ना है। अब सर मैं तो नहीं, खुद का स्पेस मैं बना नहीं सकता, आप तो ऐसा करो, जैसे आप मेरे को दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो ऐसा थोड़ी कि यार मैं मेरी ट्रेन चलाऊंगा, ऐसे नहीं, वो चल रही है यार, वंदे भारत चल रही है आपने अमृत महोत्सव ट्रेन रेलगाड़ियाँ चल रही है, तो मैं सर मैं वंदे भारत चल जाऊँगा, आप तो मेरे को एक सीट दे दो, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो अपन रहते हैं रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, काउंटर से मैंने टिकट ली, तो ये इसरो के काउंटर्स हैं, ये दुकान है एक तरह की इसरो की, आप जाओगे सर मेरे को मेरा सैटेलाइट लॉन्च कराना है, एजुकेशन सैटेलाइट है, उसको आप लॉन्च कर दो, फिर वो खर्चा वर्चा सब बताएगा, ये ऐसे। तो ये इसरो की दुकान है, कॉमर्शियल यूनिट लिखा है, ये वाणिज्यिक इकाई है, जो पहले अंतरिक्ष हुआ करता था, पहले अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन था इसकी जगह अंतरिक्ष, ये 1992 में स्थापना हुई थी, है ना। लेकिन क्या हुआ 2002 के अंदर जब अपन देखते हैं ना 2G स्पेक्ट्रम, ये राजा तो गई, साथ में कांग्रेस को ले बैठे यूपीए सेकंड कार्यकाल में, है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इतने जीरो तो हमने कभी देखे ही नहीं जो इस 2G स्पेक्ट्रम में जुड़े हुए थे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन का नाम आया था उस 2G स्पेक्ट्रम, क्योंकि अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन दुकान ही था, वो बेस सैटेलाइट लॉन्च करवाता था, फिर वो बैंड से देता था, बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी आपको अलॉट करेगा, आज सर मेरे को मेरा DTH लेके आना है तो एक फ्रीक्वेंसी दो ना, तो लो पैसे जमा कराओ, तो ये फ्रीक्वेंसी वहाँ काम आ रही थी, ठीक है। तो आप एक टाइम को याद करो जब जैसे टाटा स्काई के जैसे और प्रतिद्वंद डिश TV था, मतलब जिस समय ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो ये सब इस अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन की देन थी, लेकिन फिर उसमें घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम ये ऐसे देना था, ठीक है, ऐसे है। तो ये अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन का उसमें नाम आया तो इसकी छवि खराब हो गई थी, तो आज की तारीख में ये काम नहीं कर रहा, ये अंतरिक्ष का बदला हुआ रूप है, न्यू इंडिया स्पेस। वाणिज्य इकाई, ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी इसरो की वाणिज्य इकाई है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इसरो, देखिए पहले अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन था, न्यू स्पेस इंडिया, समझ गए। तो आप जैसे कहीं भी ये पढ़ो स्काई रूट, तो जितना भी मैंने आपको गत 10 मिनट में बताया उसको अपन को ध्यान में रखना।
फिर पढ़ते हैं अपन ब्रह्मोस मिसाइल। अब मिसाइल आ गई, देखो मिसाइल, अब मिसाइल जैसे ही आ जाए फट वो जेड बना लेना है और उसके नाम लिखने हैं अपने को खोल खोल के। तो देख लो इधर, अब सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, ये अपन ने किसको दिए, ये फिलीपींस को दिए ये। और फिलीपींस ऐसा पहला देश है जिसको भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दी है। ठीक, ये फर्स्ट देश है ऐसा। क्यों दी है? साउथ चाइना सी में जो चाइना का बढ़ता हुआ दबदबा है उसको कंट्रोल करने के लिए। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दो चीजें हैं इसमें, एक तो सुपरसोनिक और एक क्रूज मिसाइल। तो सुपरसोनिक तो क्या है कि सुपर तो अपन बोलते हैं तेज, और यार वो तो बहुत सुपर आ गई। सोनिक का मतलब है साउंड से, जैसे अल्ट्रासाउंड है ना, तो ये सोनिक का मतलब है आवाज की गति। तो जब जो कोई चीज आवाज की गति से तेज चलती है तो उसको अपन बोलते हैं सुपरसोनिक। ठीक है, तो आवाज की गति 330 मीटर पर सेकंड अपने को पता है, तो आवाज की गति से जब तेज चलने लग जाती है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। अब सर आवाज की गति से कितनी तेज चल रही है ये तो बताओ। तेज तो तेज होता है, लेकिन कितना तेज? जैसे अपन गाड़ी में बोलते हैं गाड़ी 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, 20-30 सारी तेज है, लेकिन बताओ तो सही कितनी तेज। अब जैसे वो 10 की स्पीड चल रही है, वो 60 की स्पीड, तो हम लोग पता लग गया ना कि हाँ यार कौन सी तेज चल रही है, लग जाता पता। अब इसमें कैसे पता लगे? तो इसकी जो स्पीड्स होती है वो मैक में नापी जाती है, मैक, MAC मैक। तो जैसे बोलते हैं मैक 1, तो मैक मानो वो आवाज की रफ्तार से 1 गुना तेज है। 1 गुना का मतलब जैसे वो मैक पे ही चल रही है नॉर्मल, मैक 1 का मतलब सीधा सही होता है। अपन बोले मैक 2 का मतलब जो साउंड की रफ्तार है 330 मीटर पर सेकंड, ये उससे डबल है, मतलब ये 660 मीटर पर सेकंड चल रही है ना। तो ये सुपरसोनिक का मतलब आवाज से तेज है। अब कितनी है तो उसके फिर अपन को स्पेसिफिकर में जाना पड़ता है, मतलब ये नॉर्मल होती है मैक 5 के आसपास, मैक 4, मैक 5। ठीक है, ऐसे। क्रूज मिसाइल, दो तरह की मिसाइल होती है, ये तो हो गई बैलिस्टिक मिसाइल, पैराबोलिक पाथ फॉलो किया, यहाँ से थोड़ी यहाँ जाके गिरी। क्रूज रास्ता बदल लेती है ऐसे, और फिर जाके जमीन पर हिट करेंगी ऐसे। और बाकी क्रूज मिसाइल जो होती हैं, सारी क्रूज मिसाइलें सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस होती हैं। ये सतह से सतह पे मार करती हैं क्रूज मिसाइलें, ना सतह से हवा में करती हैं और ना हवा से हवा में करती हैं। हाँ, हवा में जाती जरूर है भाई मिसाइल, हवा में तो जाएगी लेकिन आएगी सतह पर। ये क्रूज मिसाइल की खास बात होती है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है अपने पास ब्रह्मोस। अग्नि पृथ्वी है, वो क्रूज नहीं है, वो बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है अपनी, मतलब वो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है ऐसे है। नो डाउट टारगेट आगे किसके का, ये आगे सरक जाएंगी, लेकिन ये चलेंगी वो पैराबोलिक ही, ऐसी जिगजैग पाथ फॉलो नहीं करती है, जिगजैग ब्रह्मोस फॉलो करती है क्रूज मिसाइल। जैसे नाम पर कैसे पड़ा है, क्रूज है। क्रूज क्या होता है, जैसे जहाज को अपन बोलते हैं, तो जहाज जैसे नहीं जाता, इधर इधर ग्लेशियर लगा उधर चला गया, फिर उधर चला गया, फिर ऐसे चला गया, एक लीनियर पाथ नहीं होता उसका, ये चीज समझ गए। तो ये अपने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब जैसे बनाओ, अब देखो सरफेस टू सरफेस लिखा हुआ है, S2S सरफेस टू सरफेस, अब ये हमेशा जेड बनेगा। तो ब्रह्मोस अपन ने पढ़ी कहाँ थी, मतलब ये तो सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, और इसका विलोम अपन मैंने बताया था आर से यूं बनाएंगे, ये आर, ये एयर टू सरफेस है, रुद्र, आर बनाया रुद्र। तो इसमें हमेशा लिखो जैसे क्या है, बाप क्या है, DSP है, ठीक है, और उन पे NPS लागू है, ये S काट देना है। फिर यहाँ अपन लिखते हैं BAT, बैट, सचिन का बल्ला, गई बॉल हवा में 6, और ऊपर लिखते हैं AT, अस्त्र। अब जैसे कौन कौन सा था, B से ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, धनुष, शौर्य, प्रहार, फिर N से निर्भय, प्रलय, S कुछ नहीं है, S काट दिया, खाली अभी। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं ब्रह्मोस। ये ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, नाम पता नहीं। अग्नि और पृथ्वी जो है बैलिस्टिक मिसाइल, आपका अग्नि के बारे में पढ़ के देखो क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में ऐसे ऐसे। ठीक है, ये फिर सारी बैलिस्टिक है अपने पास, धनुष, शौर्य, प्रहार। फिर B बराक, आकाश, T से त्रिशूल। फिर A से क्या है, AT क्या है, ये अस्त्र है, T से कोई नहीं है, लेकिन इस A में आकाश में और इस A में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए इसको AT लिखा है, अस्त्र, हवा से हवा में, और हवा से सतह में रुद्र। एंटी टैंक, एक तो नाग है, एक अमोघ है, अमोघ अमोघ वर्ड से याद रहेगा। और दूसरा अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक, आगे गाइडेड मिसाइल। आज की क्लास में चालू नहीं करी थी, इसी से करी थी MPATGM। ठीक है, तो ये ब्रह्मोस दिया अपन ने फिलीपींस को, ये जो B है ना, ये ब्रह्मोस, ये दिया अपन ने फिलीपींस को। अभी लाइन में है वियतनाम है, अर्जेंटीना है, उनको दी नहीं है अपन ने। ठीक है, तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना। कौन सा पहला देश, फिलीपींस है ना। अब देखो ये फिलीपींस है ना, फिलीपींस। अब फिलीपींस में जैसे क्या, ये याद कैसे रहेगा, ये क्लू याद रखो आप, फूलो फलो। जैसे कोई अपन को आशीर्वाद देता है
तो क्या देता है, क्या देता है आशीर्वाद, फेल हो जाओ, नहीं, पास हो बेटा, फूलो फलो आगे बढ़ो, फूल की तरह खिलखिलाओ और फल की तरह पको और आगे बढ़ो। फूलो फलो का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अपने फिलीपींस को दे दी, फूलो फलो, डरने की जरूरत नहीं है चाइना से, मैं खड़ा हूं तेरे साथ यार, फूलो फलो आगे बढ़ो तुम तो फूलों से क्या है फिलीपींस, और फूलो फलो तो फूलो जानो मेडिकल कॉलेज तो याद ही है कि नहीं, पढ़ा था अपन ने अक्टूबर वाली दर्पण में, तो उसमें 15 अगस्त में राष्ट्रपति ने जिनका जिक्र किया था, बिरसा मुंडा, सब वो उसके अंदर थे कि नहीं, कर्पूरी ठाकुर भी था उसमें, और भारत रत्न मिला। तो ध्यान रखो ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो ये फिलीपींस आ गया और किसी को नहीं दिया। अरे आ रहा लिखा तो नेक्स्ट टू वियतनाम और ये लाइन में खड़े हैं, हमें भी दो ना, हम भी फलेंगे फूलेंगे, हैं पहले। लेकिन एक बार फिलीपींस पहले देख लेते हैं कि कौन कितना चीची करता है, कोई ज़्यादा कोई चीची नहीं कर, तुमको भी देंगे, तो अभी यूएन में मुद्दा उठेगा, है भारत बोलता था हम तो बुद्ध देते हैं, ये बुद्ध दे रहे हो क्या तुम, ये तो गड़बड़ हो गई ना। लेकिन अब जरूरी है यार, हम भी तो हमारा दबदबा बढ़ाएंगे, ऐसे थोड़ी भी किसी राष्ट्र बन जाऊंगा 2047 तक, ठीक है, ये चीज़ है। फिर जैसे इंडिया काउंटर कैसे कर रहा है चाइना को, अब देख लो ये काउंटर ही तो कर रहा है, वो बना रहा वन बेल्ट वन रोड, गवादर हमने बना दिया चवाहर, तुम बना रहे हो वन बेल्ट वन रोड, पाकिस्तान को टटोल रहे हो ना, हम भी तुम्हारे जो पड़ोसी हैं जो तुमसे दुश्मनी रखते हैं, ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस, ये लो। फिर वही अच्छे बाढ़ अच्छे पड़ोसी बनाती है, तो फिलीपींस अब अपनी बाढ़ बना रहा है एक तरह से, तो चाइना अब 3 बार सोचेगा जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर देखते हैं इंडिया चाइना, तो ये तो बहुत बार देख लिया अपने, डिप्लोमेटिक स्तर पे वार्ता चल रही है, ये वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर, है ना, डिप्लोमेटिक स्तर मतलब सीनियर जो आईएएस होते हैं वो बैठते हैं और बात करते हैं इधर इंडिया की तरफ से, और उधर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो जे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, वित्त मंत्रालय की नहीं, विदेश मंत्रालय, फॉरेन लिखा हुआ है FOREIG। कोर कमांडर लेवल दूसरी होती है, कमांडर मिलिट्री लेवल के अधिकारी बैठते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल लेवल के, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, वो, और वो बैठ के बात करते हैं। तो जब भी कोर कमांडर आ जाए ना, अब जैसे कमांडर आ गया है ना, तो अपन ने कमांडर पढ़ा कहाँ, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, तो ये बहाने हैं रिवीजन के, है कि नहीं है, तो वो उन बहानों से हम लोग फट रिवीजन कर लिया करो चीज़ का, क्या जैसे आर्मी की लिखें, नेवी की लिखें और एयरफोर्स की लिखें, क्रम यही होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे। चलो एक बार कॉपी निकालो और लिखो उसको, एक तो जेड बनाओ और एक ये करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूपीएससी के बारे में। अब नेक्स्ट अपन न्यूज़ देखते हैं, देखो यूपीएससी। अब देखो यूपीएससी की जैसे जो न्यूज़ आप जैसे देखोगे मैगजीन में, तो वो तो सारा वही रैंकेट सारी चीज़ें हुई, लेकिन उससे अलग अपन चीज़ देखें जो मैगजीन में नहीं है। क्या, संविधान के पार्ट 14 के अंदर उल्लेख है। अब देखो याद कैसे रहेगा, 14 कहीं भी आ जाए तो अपन को सकरात याद रखनी है, 14 जनवरी आती है, सब त्योहारों की तारीख आगे के पीछे होती है, लेकिन सकरात की नहीं होती, ठीक है ना। तो मतलब पतंग उड़ाओगे ज़्यादा तो यूपीएससी थोड़ा सा धूमिल हो जाएगी, है ना। तो पतंग उड़ानी है तो एक ही दिन उड़ानी है, बाकी तो फिर पढ़ाई पे फोकस करना है, ये पार्ट 14 ऐसे याद रहेगा, समझ रहे हो। फिर आर्टिकल नंबर है 315 जो यूपीएससी संबंधित है। वैसे आर्टिकल 312 भी जैसे अपन जैसे देखते हैं तो ऑल इंडिया सर्विस, मतलब सॉरी ऑल इंडिया, कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है उसके गठन से संबंधित है, लेकिन जहाँ तक यूपीएससी की बात है तो अपन आर्टिकल 315 इसमें देख रहे हैं, ठीक है। फिर अपन जैसे देखते हैं इस पार्ट 14 के अंदर जैसे जो है ना, भाग 14 पार्ट 14, इसके अंदर टोटल 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखो ऐसे चलता है, पार्ट होता है, पार्ट के अंदर फिर क्या होता है, चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर, तो चैप्टर 1 जो है उसमें सर्विसेज का उल्लेख है, सर्विसेज जैसे AIS, ऑल इंडिया सर्विस, CS, सेंट्रल सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस अपने पास अभी 2 ही हैं, एक तो क्या IAS है और एक IPS है, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज है, जैसे अपन IRS देखते हैं, अकाउंट देखते हैं, AG देखते हैं, रेलवे देखते हैं, वो सब सेंट्रल सर्विसेज है, सेंट्रल केंद्रीय सेवाएं। हाँ मतलब यूपीएससी से मतलब सिविल सर्विस से बता रहा हूँ, वैसे ये भी अपने ये फॉरेस्ट नहीं, फॉरेन ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, वो सेंट्रल सर्विसेज में आती है, ये फॉरेन ऐसे। अब देखो ये क्या है, ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस में फ़र्क क्या है। ये ऑल इंडिया सर्विस जैसे होते हैं तो ये क्या होते हैं, इनका जो अपन ये देखते हैं, एक तो होता है अपॉइंटमेंट और एक होता है कंट्रोल, या जैसे रिपोर्टिंग, रिपोर्ट किसको करते हैं यूँ, ये कंट्रोलिंग या रिपोर्टिंग। तो पहले तो अपन देखते हैं ऑल इंडिया सर्विस, है ना, ऑल इंडिया सर्विस, और इधर आ गए सेंट्रल सर्विसेज।
तो ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विसेज दोनों का अपॉइंटमेंट सेंटर से होता है, ठीक है। यूपीएससी करती है, यूपीएससी लिस्ट भेजती है, फिर डीओपी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन उनका अपॉइंटमेंट करती है। लेकिन जो ये ऑल इंडिया और आईएएस और आईपीएस जैसे होते हैं, तो केंद्र सरकार इनको नियुक्त करके राज्य के अंदर भेज देती है। तो इनमें कैडर सिस्टम होता है, जैसे आईएएस राजस्थान कैडर से, जैसे अपन पढ़ रहे हैं आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर से हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कैडर सिस्टम काम करता है, कैडर या कैडर सिस्टम कि पर्टिकुलर स्टेट है, फिर वो उस स्टेट के लिए ही काम करते हैं और उस स्टेट को रिपोर्ट करते हैं। आज जैसे कोई आईपीएस है तो वो डीजी जो है राजस्थान पुलिस, डायरेक्टर जनरल डीजीपी राजस्थान पुलिस, उसको रिपोर्ट करेगा, ना कि होम मिनिस्ट्री में, है ना, क्योंकि वो स्टेट के लिए काम करते हैं। और जबकि ये क्या करते हैं, और दूसरा इनका जैसे मैं ट्रांसफ़र वगैरह जैसे बता रहा हूँ, ट्रांसफ़र सारे वो चीज़ें कौन, वो स्टेट कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर से नहीं होते इनके ट्रांसफ़र, सब स्टेट से होता है और कैडर से बंधे हुए रहते हैं ये। नो डाउट सेंटर में जा सकते हैं डेपुटेशन पे, लेकिन वो 5 साल का पीरियड होता है, फिर वापस आना पड़ता है ऐसे। और जबकि इन सब का अपन जैसे देखते हैं कोई कैडर नहीं होता, ट्रांसफ़र सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं और ये कैडर नहीं है, नहीं किसी स्टेट से बंधे हुए नहीं है ये। आईआरएस हो आप तो आज पोस्टिंग राजस्थान में हो सकता है, अगली पोस्टिंग महाराष्ट्र में हो, अगली पोस्टिंग त्रिपुरा में हो, फिर नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में हो। जबकि कोई आईएएस आईपीएस या फॉरेस्ट सर्विस में, ये फॉरेस्ट लिखा हुआ है, फॉरेन नहीं है भाई, फॉरेन तो वैसे बाहर होंगे एम्बेसडर में, एम्बेसी बाहर, ठीक है ना। फॉरेस्ट सर्विस में भी है, तो फॉरेस्ट भी क्या है, आईएफएस भी राज्यों से बंधी हुई है, कैडर मिलता है उसके अंदर भी, ऐसे ही है। तो इसलिए आप जैसे देख रहे हो आईएएस और आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये ऑल इंडिया सर्विसेज है और बाकी सेंट्रल सर्विसेज है कि राज्य से बंधे नहीं है, ठीक है। ये जो सेंट्रल सर्विसेज है ना, जो मैंने बताया कोई कैडर नहीं होता, इसके लिए एक वर्ड यूज आता है, उसको बोलते हैं AISL, ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, ठीक है। पूरे भारत के अंदर आपको अपनी सेवाएं देनी होती है, जबकि ये राज्य के अंदर ही देते हैं सेवाएं। अब वो बात दूसरी, सर पूरे राज्य में, पूरे भारत में तो किसी राज्य में तो जा रहे हैं ना, है ना, तो किसी राज्य में जा रहे हैं तो आपका राज्य ही फिक्स नहीं है, तो इसलिए तो नॉन कैडर भेजते, स्टेट फिक्स नहीं है आपका। अब उसकी आलोचना भी होती है कई बार कि सर एक आईएएस है वो राजस्थान के अंदर ही है, वो दूसरा अगर वो अच्छा आईएएस है तो दूसरा राज्य भी तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना। राजस्थान में कोई अच्छा काम कर रहा है तो एमपी को फायदा मिले, एमपी में कर रहा है राजस्थान में मिले, तो इसकी आलोचना भी होती है कैडर सिस्टम में। तो धीरे धीरे चल रहा है रिव्यू कि भाई अब जोन बनाएंगे कि इन 4 राज्यों के अंदर चुन लो आपको कौन सा जोन है, फिर इन 4 राज्यों में ट्रांसफर होता रहेगा आपका ऐसे। लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जोन सिस्टम बीच में लागू किया था यूपीएससी ने, समझ गए, ये चीज़ है इसके अंदर। तो ये डिफरेंस आना चाहिए, एग्जाम में आता है ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस में क्या डिफरेंस होता है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं चैप्टर 2 के अंदर कमीशन की बात है कि सेंट्रल कमीशन यूपीएससी और राज्यों के अंदर जैसे अपने आरपीएससी है तो हर राज्य का अपना अलग अलग है। गुजरात के अंदर जैसे जीपीएससी है, तमिलनाडु के अंदर टीएनपीसी है, ऐसे सबके अंदर अपने बीपीएससी, बिहार यूपी का यूपीपीएससी है। ये पहला अल्फ़ाबेट चेंज हो जाता है, बाकी पीएससी तो सब में रहता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है, अभी अपन ने देखा भाग 14 के अंदर। गठन हुआ है 10 अक्टूबर 1926, ये याद रखना 1926, तो 26 से याद करें, 26 से छवि है ना, तो यूपीएससी की छवि आज भी बेदाग है, समझ रहे हो। ये तो 26 से छवि, क्योंकि 1926 में सबसे पहले आया था ली आयोग और इसी को बोलते हैं रॉयल कमीशन। इसने बात करी थी सुपीरियर सर्विसेज की, सुपीरियर सिविल सर्विसेज लिखते हो यहाँ पे, सिविल मिलिट्री नहीं, सुपीरियर सिविल सर्विसेज। देखो 2 तरह की सर्विस होती है, एक सिविल एक मिलिट्री। सिविल तो ये जो अपन देख रहे हैं आईएएस आईपीएस है, जो आम जनता के साथ अपन देखते हैं, दिखते हैं, उठते बैठते हैं। एक होती है मिलिट्री सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज जो एनडीए से जैसे जाते हैं, तो अपन ने अभी पढ़ा था जैसे आर्मी के अंदर सबसे नीचे देखो लेफ्टिनेंट, उधर देखो नेवी के अंदर सब लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में देखो फ्लाइट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर है कि नहीं। तो ये एनडीए से है, इनको कमीशन पोस्ट बोलते हैं, मतलब ये कमीशन मतलब यूपीएससी सर्विस कमीशन जो है उससे भरी जाती हैं ये, तो इसको कमीशन पोस्ट बोलते हैं। बाकी वो नॉन कमीशन पोस्ट है, जैसे मैंने बताया था पहला परमवीर चक्र विजेता राजस्थान से पीरू सिंह, क्योंकि पोस्ट क्या हवलदार पीरू सिंह, तो वो नॉन कमीशन पोस्ट है ऐसे। और फिर दूसरा मैंने बताया, दूसरा नाम क्या था गगन दूसरा? पीरू सिंह तो वो आ गया ना, हवलदार पीरू सिंह, वो मेजर से था। तो मेजर क्या है, वो कमीशन पोस्ट है, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट फिर आगे आगे जाता 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 तो टॉप मोस्ट सेकंड पोस्ट है वो है मेजर, सॉरी मेजर तो ये नीचे से तीसरी, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, एमसीएल आ गया ना, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, फिर एल
लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर, फिर अपने मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। समझ गए? तो ऐसे है ये। तो सिविल एंड मिलिट्री सर्विस तो मैं बता रहा था ली आयोग। तो क्वेश्चन ये आता है कि यूपीएससी की स्थापना से निम्न से किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी? जैसे आप याद करो, मैंने बताया था मैकॉले आयोग 1833, वो विधि से जुड़ा हुआ है। एमसी सीतलवाड़ आजादी के बाद पहला विधि आयोग अभी अपन ने किया 23वें का गठन, पहला पढ़ा था अपन ने, तो वो था। समझ गए? तो ये ऐसे ली आयोग का संबंध किससे है? यूपीएससी से। जैसे बटलर आयोग पढ़ा था अपन ने, मैंने पढ़ाया था, जिसमें 1927 आया था, रजवाड़े जो थे प्रिंसेस, उनसे बात करनी तो बटलर आयोग, ली आयोग, ये सब आते हैं मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैकॉले आयोग ऐसे। फॉर सुपीरियर सिविल सर्विसेज, आज जैसे अपन यूपीएससी में देखते हैं टेन्योर क्या है? 665। यूपीएससी के मेंबर की बात कर रहे हैं अपन, मेंबर चेयरमैन, या तो 6 साल हो जाए या आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। पता चला आपकी उम्र 58 साल ही हुई है अभी, है? ऐसा नहीं है कि आफ्टर रिटायरमेंट इसमें सब आते हैं, पहले भी आते हैं। 58 साल की उम्र हुई लेकिन आपके 6 साल का जो टेन्योर था वो पूरा हो गया, तो दोनों में से जो पहला हो, विच एवर इज अर्लियर। जैसे बोलते हैं गाड़ी की सर्विस 1 साल पे या 100 किलोमीटर पे, विच एवर इज अर्लियर। पता चला 100 किलोमीटर 2 दिन में ही हो गए। मैं तो गांव जाता था, 30 किलोमीटर था, आना जाना हुआ, एक दिन का 60 किलोमीटर, 2 दिन का 120, 3 दिन में सर्विस मांग ली। और एक सिटी में रहता था, 1 किलोमीटर था ऑफिस, तो उसका 1 साल के अंदर भी 100 किलोमीटर नहीं हुए, लेकिन 1 साल पूरा हो गया। आता गाड़ी की सर्विस में 100 किलोमीटर या 1 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। तो ये वही है 665। स्ट्रेंथ कितनी है? 1 + 10, एक चेयरमैन है और 10 मेंबर है। जैसे अपन सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितना है? 1 + 33, टोटल कितने हैं? 34। याद करें 34 मतलब चोटी, चोटी सर्वोच्च का संस्था है ना, चोटी सर्वोच्च, सुप्रीम कोर्ट चोटी का संस्था है, तो चोटी 34 ऐसे। ठीक है, अपन हाई कोर्ट देखते हैं, राजस्थान मतलब टोटल इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 36, 24, 25 है ना, 25। ये 25 नहीं तो 25 नहीं से 25। समझो? तो ऐसे है कि कुल वर्ड याद रखो तो उससे ध्यान रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ देख लिया अपन ने। फिर आता है अपॉइंटमेंट। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और रिमूवल में भी लिख लो, इक्वल टू रिमूवल। समझे? फिर नेक्स्ट है जो वर्तमान में जो चेयरमैन है, ये जो एक जो अपन ने पढ़ा, ये है प्रीति सूदन, ऐसे। ठीक है, तो ये यूपीएससी का है। ध्यान देने वाली बात है वो क्या है? भाग 14 ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विसेज। ठीक है, फिर ऑल इंडिया सर्विस जैसे अपन देखते हैं ना, तो AIS आ रहा है ना, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, कभी ए में चले गए आसाम, कभी आई में चले गए, तो आई से जैसे कर दो भाई ईटानगर, राजधानी हो गया अरुणाचल प्रदेश की। फिर अपने हो गया एस से श्रीनगर चले गए कश्मीर, ऐसे ऑल इंडिया सर्विस। मतलब कभी इन से मतलब कैडर मिल गया उनको, अलग अलग कोई सा भी कैडर मिलता है। सेंट्रल सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी उनके अंदर होती है। जो AIS होता है उसमें ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी नहीं होती, क्योंकि कैडर मिल गया आपको। उसमें AISL ऐसे है कि यहाँ पे कैडर कोई भी मिल सकता है आपको। ठीक है, ये चीज़ है। और ये 665 और 110। फिर अपन देखते हैं टाइम जो मैगजीन है, यूएसए की मैगजीन है ना। पहली बात तो ये टाइम मैगजीन है, ये 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की इसने लिस्ट निकाली। ये यूएसए की मैगजीन है, ठीक है, और ईयरली पब्लिश होती है ये। ठीक, टाइम मैगजीन यूएसए। इंडिया में इसमें 2 व्यक्ति चुने गए टॉप 100 के अंदर। टॉप 100 में इंडिया से 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन है? एक तो है आलिया भट्ट, ठीक, अपने ज़्यादा बॉलीवुड से जुड़ी हुई, और एक गुकी एक फैशन ब्रांड है, उसकी ये एम्बेसडर है गुकी है। हाँ, गुची दोनों, गुची मतलब लेदर प्रोडक्ट्स ज़्यादा आते हैं, गुची है ना। फिर दूसरा है साक्षी मलिक, ये कुश्ती से रिलेटेड है, ओलंपिक मेडलिस्ट है और एकमात्र महिला जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता कुश्ती के अंदर। ठीक है, और ब्रजभूषण शरण जो इंडिया रेसलिंग फेडरेशन के हेड थे, उनके खिलाफ जो अपराध किए जा रहे थे या मान लो जो एक शोषण किया जा रहा था खिलाड़ियों का, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ये दोनों है ना, आलिया भट्ट और साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक साक्ष्य है कि ज़्यादा शोषण, किसी भी तरह का शोषण कोई भी खिलाड़ी नहीं सहेगा। इसका साक्षी कौन है? साक्षी मलिक, पहलवान है ना, ऐसे। तो ये है अपने इसमें 2 इंडियन, एक तो आलिया भट्ट और एक साक्षी मलिक। यस। अदर इंडियन क्या?
ये टॉप 100 में नहीं है, लेकिन सूची के अंदर नाम भाई, टॉप 100 में तो 2 ही इंडियन, कौन, AS, आलिया भट्ट, गुची एंड अपने साक्षी मलिक। अदर इंडियन कौन कौन है देखो। अब देखो इन व्यक्ति के जो नाम आ रहे हैं ना आपको, इनका ये नाम सुमिलित के अंदर आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कि इन व्यक्तियों को उनके क्षेत्र से सुमिलित करो आप, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है अजय बंगा, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आया क्वेश्चन, अजय बंगा है ना। तो विश्व बैंक अजय है ना, मतलब उसको कोई जीत नहीं पाया, सबकी मदद करता है वो विश्व बैंक। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, तो देखो आ रहा है ये सॉफ्ट में ऐसा आ रहा है और सत्य के अंदर ऐसा आ रहा है सत्य नाडेला, जैसे सुंदर पिचई है वो अपने गूगल में है, ये सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट। जिगर शाह है, ये USA में ऊर्जा विभाग के निदेशक हैं। तो जिगर अपन बोलते हैं लीवर, तो जिगर के अंदर ताकत होती है, तेरे में जिगर ही नहीं है यार, तुम क्या पढ़ाई करोगे, ऊर्जा ही नहीं है तुम्हारे अंदर, ये चीज। देव पटेल, तो देखो देव से नाम आ रहा है, देव याद करते कौन से, देव साहब याद आते हैं, कौन, देवानंद, है कि नहीं, तो वो एक्टर हो गए, UK के अंदर एक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए। प्रियवदा नटराजन, ठीक है, तो येल यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर है। तो पता देखो येल याद कैसे है, मिटाना हार्ड है, येलो कलर को इस पत्थर से, स्टोनफोर्ड से, तो USA मिटाना, MIT हार्ड, हार्वर्ड येलो येल, और स्टैनफोर्ड वो। प्रियवदा नटराजन, तो देखो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी, क्यों, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि कब आप प्रिय रहोगे और कब आप उदास रहोगे। एस्ट्रोनॉमी ये तो होता है, स्टार्स का मूवमेंट बताता है कि आपके स्टार्स कैसे मूव कर रहे हैं, तो ये प्रिय स्थिति भी बताएगा और अप्रिय भी स्थिति भी बताएगी, कौन, एस्ट्रोनॉमी। प्रियवदा नटराजन। नेक्स्ट है अस्मा खान, ठीक है, ये देखो कितना, आप इसका फील्ड देखो, रेस्टोरेंट चलाती लंदन के अंदर, और लंदन के अंदर भी रेस्टोरेंट की चेन है जिसका नाम क्या है, दार्जिलिंग एक्सप्रेस, ठीक है। इंडियन है तो मतलब अदर इंडियंस जो बाहर विश्व के अंदर भारत की छवि को आगे बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव, तो ये अस्मा बेग, ठीक है। तो देखो अस्मा याद कैसे रहेगा, अस्मा से आप याद रखो अस्मक बेग, अस्मक बेग का नाम सुना ही आपने, ठीक है ना। जहांगीर की जो प्रेयसी थी नूरजहां, उनकी मदर थी अस्मक बेग, तो यूँ कह सकते हो कि जहांगीर की एक तरह से सासू माँ लगती है, ठीक है, अस्मक बेग। तो अस्मक से याद रहेगा आपको अस्मक खां। और क्या है, जैसे रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं परफ्यूम वगैरह लेके जाते, मतलब इन्होंने परफ्यूम का आविष्कार किया था, परफ्यूम इत्र का, अस्मक बेग ने, नूरजहां की माँ, नूरजहां जहांगीर की प्रेयसी थी, पता है ही अपने को, ये पूछते हैं क्वेश्चन, परफ्यूम का आविष्कार किसने किया था, अस्मक बेग ने, अजमेर में किया था, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में अपन जाते हैं तो परफ्यूम लगा के जाते हैं, ऐसे याद रहेगा ये अस्मक बेग परफ्यूम रेस्टोरेंट। और नाम देखो क्या प्रिय, दार्जिलिंग एक्सप्रेस, है ना, दार्जिलिंग की चाय है अपने वर्ल्ड फेमस, दार्जिलिंग अपने वेस्ट बंगाल में है ना, लिख लो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। ऊपर जो अपन चिकन नेक देखते हैं ना, जैसे ये अपनी वेस्ट बंगाल का नक्शा देखते हैं जैसे, तो इधर है ये दार्जिलिंग, ये तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र की साइड नदी है तीस्ता, ऐसे ब्रह्मपुत्र आती है इसकी साइड में, इधर से गंगा जाती है, ये तीस्ता है, ये ब्रह्मपुत्र है, फिर इसमें पद्मा आके मिलती है, पद्मा हो जाती है, फिर मेघना आके मिलती है गंगा में, मेघना, फिर मेघना नाम से गंगा बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ऐसे ये तीस्ता रिवर ऊपर, ये है दार्जिलिंग, फिर ये इधर अपने आसाम आ जाता है, तो इसको चिकन कॉरिडोर बोलते हैं अपन, ऊपर जो है चिकन की गर्दन की तरह चिकन कॉरिडोर। ऐसे अम्बिकल कोर्ट्स नेशन बताए थे मैंने, नाभि के तार की तरह, वही मैक्सिको से चालू है पनामा तक, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। तो दार्जिलिंग एक्सप्रेस, अस्मा खान, तो ये इंडियंस हैं जो बाहर अपनी खुशबू फैला रहे हैं इत्र की। अजय बंगा कहाँ, याद करो, वर्ल्ड बैंक। सत्य नाडेला सॉफ्ट, कौन सा सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। जिगर सर ऊर्जा होनी चाहिए पढ़ने के लिए, जिगर के अंदर ऊर्जा। देव पटेल सर एक्टर। अब चाहे देश याद मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फील्ड तो याद रखो यार, कम से कम मैच हो जाएगा अपने आप। प्रियवदा, प्रिय सर, प्रिय भी अप्रिय भी। एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर अस्मा सर, परफ्यूम। और रेस्टोरेंट दार्जिलिंग एक्सप्रेस, समझ गए ऐसे। फिर अपन देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, ये UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, ठीक है ना, ऐसा मत कर देना यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, वो नहीं है इसका फुल फॉर्म। यूनाइटेड नेशन, ये UN तो यूएन की है, ये पॉपुलेशन और ये फंड है ना, ये ऐसे आगे पीछे याद रखो। इसने इसको हिंदी में बोलते हैं UN जनसंख्या कोष फंड मतलब पैसा कोष। इसने बोला है कि वर्तमान में जो भारत की जनसंख्या कितनी, 144 करोड़, ठीक है।
अब देखो ये अपनी डेमोग्राफी है ना, इसमें कौन कितना है, 8 से 14 साल के जो है वो 24% अपनी आबादी है, 15 से 64 साल के जो है ये 68% है अपने पास, ठीक है, और 7% है 65 से ज़्यादा है। तो एक तो ये जो 65 15 से 64 है ना, इसको वर्किंग एज ग्रुप मानते हैं। तो यूँ इस बहाने ही जो है ना, ये भारत सबसे युवा राष्ट्र है विश्व का, इसको क्या बोलते हैं, युवा नेशन, यंग नेशन। और ये 7% जो है ना, ये मतलब कंपेरेटिवली जो ओल्ड एज सिटीजन है वो कम है। आप जैसे और देश, नॉर्डिक देश उठा के देखो, उसके अंदर ये आंकड़ा उल्टा है, बूढ़े 68% और यंग है 7%, ऐसे। तो ये 7% जो है ना, इसके लिए ये जो है ना युवा, इसको तो अपन बोलते हैं पॉपुलेशन डिविडेंड, डिविडेंड है ना, जनसंख्या लाभांश, क्योंकि ये अपन को लाभ देने वाली जनसंख्या है, जनसंख्या लाभांश, पॉपुलेशन डिविडेंड आता है ये। और ये जो 7% है ना, इसको अपन बोलते हैं डेमोग्राफिक विंटर, डेमोग्राफिक विंटर है ना, उसको यूं मत कर देना जनसंख्या की सर्दी, नहीं, वो डेमोग्राफिक विंटर ही लिखा जाता है इसके अंदर। तो डेमोग्राफिक विंटर ये है कि जब जनसंख्या के अंदर वृद्ध जनों का अनुपात बढ़ता जाता है तो उसको अपन डेमोग्राफिक विंटर बोलते हैं। तो भारत आज डेमोग्राफिक विंटर वाली स्थिति में नहीं है, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली स्थिति के अंदर है, या पॉपुलेशन डिविडेंड भी बोलते हैं इसको, या डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल दो, है ना, इसमें डीडी लिखो है ना, पॉपुलेशन डिविडेंड नहीं आता वर्ड, ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड, डीडी। तो डेमोग्राफी क्या होती है, पॉपुलेशन की, जैसे अपन ये स्टडी कर देते हैं ना, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, तो उसको अपन बोलते हैं डेमोग्राफिक पॉपुलेशन, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन डेमोक्रेसी। समझ लो चीज़ होगा, समझे दिनेश, आई समझ में। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब डेमोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये अपने पास है युवा वर्ग ज़्यादा। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं गिनते उसको, समर वर्ड नहीं है काम में, डेमोग्राफिक विंटर की है, उसका अपन को मतलब सिनोनिम नहीं, मतलब एंटोनिम नहीं करना है, ये विंटर ये समर। डेमोग्राफिक विंटर अपने 7%, 65 की आयु से ज़्यादा। तो ये जो जितने भी तथाकथित G7 देश है ना, ये सब इस डेमोग्राफिक विंटर से ग्रस्त है। पढ़े थे अपने G7, गोल्डन जुबली, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, गोल्डन जुबली बनाई इटली, इसमें लिख लो, ये G7 देश ये ग्रसित है इससे, ठीक है। तो ये चीज है अपने, अच्छा तो है ना, ये देखा अपन ने। अब देखो एक क्वेश्चन के ये कैसे आता है, मतलब एक आपने जैसे आरएस में इनमें क्वेश्चन देखा, उसमें उसमें ये था कि राजस्थान की इलेक्शन डेमोग्राफी पे एक टिप्पणी लिखो आप, या पॉलिटिकल डेमोग्राफी भी बोलते हैं उसको, राजनीतिक डेमोग्राफी, पॉलिटिकल डेमोग्राफी। तो वो कैसे, उसमें अपन ऐसे लिखते हैं कि जैसे भाई टोटल वोटर्स इतने, उसमें मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, ठीक है। फिर अपन जैसे यूँ लिखते हैं कि आयु वर्ग की 65 साल से 85 साल से ज़्यादा वाले वो इतने हैं, गाँव के अंदर, रूरल के अंदर इतने मतदाता है, विलेजेस के अंदर इतने मतदाता है। तो वो ये होती है अपनी इलेक्शन डेमोग्राफी, क्यों इलेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं अपन, वर्ड मत पड़े, इतनों ने इतने डाले, इतनों ने इतने, गाँव में इतने पड़े, शहरों में इतने पड़े, ऐसे। फिर ये UNFPA ये और बताता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो जीवन प्रतीक्षा, वो मेल्स के अंदर 71 और फीमेल्स के अंदर 74 है। तो कहने का मतलब फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत के अंदर ज़्यादा है। फिर ये बात करते हैं MMR की, मतलब मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट। ये मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट क्या होती है कि जैसे अपन देखते हैं, या तो प्रेगनेंसी के 9 महीने के अंदर, या प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के करीबन 42 दिन के अंदर अगर माता या शिशु की डेथ हो जाती है तो उसको अपन MMR में गिनते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना। इसमें मेन तो माता की आती है, माता की, शिशु इसमें सॉरी उसमें आ जाता है शिशु अपने IMR में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भाई गर्भ के दौरान मृत्यु हुई, ठीक है, तो वो तो MMR में आ गया, और शिशु की जन्म होने के बाद हुई 1 साल से अंदर अंदर तो IMR, 1 साल से 5 के अंदर CMR। माता की मृत्यु अगर प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के, मतलब डिलीवरी होने के बाद 42 दिन के अंदर अंदर होती है, तो उसको अपन MMR में गिनते हैं। इसमें भारत में डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। और ये जो आज भारत के अंदर जो MMR है, जितनी भी टोटल संख्या है, वो 8% ऑफ वर्ल्ड है टोटल MMR। जैसे मान लो 100 डेथ्स होती हैं MMR के रूप में, उसमें से 8 होती हैं भारत में। अब आप देख लो, कहाँ तो अपने पास विश्व के 3% टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं 46 के रूप में, और कहाँ अपन एक लोड के रूप में लेके चल रहे हैं 8%, ऐसे।
ठीक है। तो ये एमएमआर की टेक्निकल डेफिनेशन ध्यान रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरएस मेन में, यूपीएससी में भी आया है, एमएमआर क्या है। तो ये सब आप राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 देखो, उसमें वो डेमोग्राफी वाली टेबल है, उसमें पूरी एक एक चीज मैंने खींच खींच के बताई है। ओके, है ना। तो ये 42 डेज। और देखो एक जो चीज एमएमआर में अलग है ना, वो देखो इसकी गणना है ना 1 लाख पे होती है। 1 लाख जीवित माताओं पे जो मृत्यु होती है जिनकी, वो गिनी जाती है एमएमआर के रूप में। और बाकी सारे जो आंकड़े हैं ना वो पर 1000 है, चाहे वो आईएमआर ले लो, सीएमआर ले लो, सब पर 1000 है, ये पर लाख है ऐसे, ठीक है। ऐसे तो जैसे आप जैसे देखो परसेंटेज का साइन होता है ना वो पर 100 पे होता है, वो साइन ये होता है। पर 1000 का साइन ये 00 होते हैं नीचे। लैख का साइन जैसे अपन देखते हैं तो उसमें ये आ जाता है, ये 1, ये 1 2 3 ऐसे, ये स्टेटमेंट मैंने बताया उसके अंदर सारा पढ़ा है। परसेंटेज वाले चैप्टर में बता रखी है सारी चीज़ें ऐसे, तो ध्यान रखो। तो ये एमएमआर है। एमएमआर के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो 42 दिन, सबसे ज़्यादा ये आता है 1 लाख पे। एमएमआर की गणना होती है कितने पे, पर 100, पर 1000, पर लाख, पर लाख। एक ही आंकड़ा जो पर लाख पे आता है। दूसरा है कि ये दिन, कितने दिन, मतलब एक तो प्रसव के दौरान या प्रसव होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद कितने दिन, तो 42 दिन, ठीक है ऐसे। तो ये अपना ये जून वाला था, जून का अपने नेशनल देखा। नेक्स्ट जो आएगा वो जून का इंटरनेशनल देखेंगे। ओके, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लें अपन। MPATGM देखिए, कहीं से भी ले जाके आप एंटी टैंक मिसाइल दाग सकते हो। पहले थी अपने पास नाग, अमोघ, अब आगे MPATGM। तेजस हल्का लड़ाकू विमान, उसका नया संस्करण आया। PhD में प्रवेश नेट से। क्वा रैली अपने रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज आई, ठीक है। पहले इंस्टीट्यूशन वाइज थी, सब्जेक्ट में अपने इंजीनियरिंग बॉम्बे IIT है ना। ये सारे ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस मेरा मकसद था ये सब्जेक्ट्स पे आप इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करो एक बार ये। फिर अपने देखा कि स्काई रूट एरोस्पेस पहली थी, दूसरी अपने अग्निकुल है, देखा ही अपने सारा छोड़ा। हैदराबाद हेडक्वार्टर, CEO पवन कुमार चंदा। रॉकेट विक्रम साराभाई के नाम के पीछे। UR राव, फादर ऑफ इंडियन सैटेलाइट, लोअर अर्थ ऑर्बिट में काम करेगी। ब्रह्मोस मिसाइल किसको दी, फलो फूलो, ये लो ब्रह्मोस और फलो फूलो, क्या हो गया, फल से फिलीपींस लाइन में है, वियतनाम और अपने अर्जेंटीना। बाकी जेड बना के S2S तो बना ही सकते हो, कहाँ जा रहा है आप तो। इंडिया चाइना देखिए, तो इंडिया चाइना दिसंबर 2024 के देखो बहुत खींच के किया हुआ है। UPSC सारा अपने देखा, पार्ट नंबर 14, आर्टिकल 315, ऑल इंडिया सर्विस देखी, सेंट्रल सर्विसेज देखी, ठीक है। स्ट्रक्चर देखा 665 1 10, है ना। ऐसे लिखा करो 665, ऐसे नहीं 6 वर्ष 65 साल, नो, ऐसे प्रेशर आएगा दिमाग में, ठीक है। राष्ट्रपति प्रतिशोधन। 100 प्रतिभाशाली के अंदर विश्व में 2 भारतीय, A से आलिया भट्ट और S से साक्षी मलिक। आलिया भट्ट जो जुड़ी अपने गुच्ची ब्रांड से, एंड अपने ये साक्षी मलिक रेसलिंग पहलवान, ठीक है। तो पहलवान को चित कर दिया ब्रजभूषण सारणी, ये भी पहलवान ही थे। अदर इंडियन जैसे अजय, अभी यूं हाथ करो, उल्टा देखते हैं अपन। विश्व बैंक में कौन था, अजय था सर। माइक्रोसॉफ्ट सत्य नाडेला। ऊर्जा, जिगर के अंदर ऊर्जा। एक्टर सर देवानंद, तो देवानंद नहीं, देव पटेल तो याद रह जाए, क्या दिक्कत है यार। येल यूज एस्ट्रोनॉमी सर, कभी हंसाते कभी कभी गुरम, कभी खुशी कभी गम। प्रिय अप्रिय, प्रियवदा। नटराज शिव, तांडव नृत्य। रेस्टोरेंट सर, रेस्टोरेंट, नूरजा, परफ्यूम, अस्मक खां, याद होगी देखो अपना, मेरे को याद हो जाती है, बताओ आपको तो कैसे नहीं होगी। UNFPA के अंदर देखा 144 करोड़ देखा। MMR 42 दिन 1 लाख, और 8% ऑफ वर्ल्ड अपने पास आज लोड लेके अपन चल रहे हैं। और विंटर, डेमोग्राफिक विंटर देखी 65 से, बूढ़े ज़्यादा बढ़े, डेमोग्राफिक विंटर, युवा ज़्यादा बढ़े, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऐसे। तो अपन 68% का क्रियाशील जनसंख्या, लोड जो है वो वृद्धजन लोड नहीं है, वो तो अपनी शोभा है, तो 7%, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरनेशनल जून 2024 का।